सेमेस्टर या क्वार्टर की लास्ट क्लास है, तो इसे हमें थोड़ा यानी टाइम शायद हम एक्सटेंड भी कर दें। तो ये लास्ट क्लास होगी और इसके अंदर चैप्टर 4 के अंदर जो भी रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का प्रीवियस जो चीज़ें पढ़ी है उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, उससे रेलेवेंट आपको कुछ पूछना हो? नहीं? सर एक चीज में इशू आ रहा था, जी इमेजेस को जब हम लोड करते हैं, लाइक हमने जब दूसरा एग्जांपल में किया था एमनिस का डेटा सेट, उसमें तो वो डेटा सेट अवेलेबल था क्लास के अंदर। अब अगर हमने फोल्डर के थ्रू अपने लोकल हार्ड डिस्क में जो डेटा सेट है उसको इंपोर्ट करना है, तो वो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसका कुछ बता सकते हैं हम? अच्छा, इसका बहुत ही आसान चैप्टर 5 जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, उसके अंदर पहली चीज़ वो यही आपको सिखा रहा है कि फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस जो पड़ी हुई हैं उसको किस तरह आप टेंसर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको आप यानी ऑगमेंट करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप चैप्टर 5 के स्टार्ट के अंदर ही पढ़ सकते हैं। ठीक है? ओके सर, ठीक है। लेकिन सर ये जो दी हुई हैं असाइनमेंट्स दी हैं ना, इसमें काफ़ी फिर चीज़ें ऐसी हैं जो फिर आगे जाके हमने पढ़नी है। यार देखिए, देने का मकसद ये है कि आप चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कि किस तरह फ़ोल्डर से इमेजेस को लोड करते हैं, टैग्स को लोड करते हैं, तो ये बहुत ही आसान काम है। इस वजह से ये टास्क आपको दी गई है। ठीक है? बाकी तो इंशाल्लाह हम ठीक नेक्स्ट क्वार्टर में तो इसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अगर खुद ठीक है से कर लेते हैं इट्स मीन आप ट्रैक के ऊपर आ गए, आप चीज़ों को पढ़ने लग गए, समझने लग गए। ठीक है सर, थैंक यू। चलो मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, 4.1 आई थिंक पढ़ लिया था और 4.2 भी कंप्लीट कर लिया था, ऐसे ही लास्ट क्लास के अंदर। ट्रेनिंग यस सर। वैलिडेशन, टेस्ट डेटा हम क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, गो थ्रू जैसे हम करते हुए चलते हैं ताकि आपको कोई रिमाइंड हो जाए। मशीन लर्निंग के जो टाइप होती है आपके पास 4 टाइप है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और एक और यहाँ पे मुतारिफ करवाई है जिसका नाम है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। 3 तरह की लर्निंग आपको याद है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आई है इसको हम टेम्परेरी सुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वही तमाम प्रोसेस हैं कि आपके लेबल किया जाता है टैक्स को, लेकिन जो लेबल टैक्स को इंसान करता था अब वो मशीन खुद कर रही है। ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग या टेम्पररी सुपरवाइज लर्निंग भी हम इसको कहते हैं। बाकी तो आपको तीनों लर्निंग की डेफिनेशन अच्छी तरह याद है, जहाँ कोई सुपरवाइज़र शामिल हो, जहाँ कोई सुपरवाइज़र शामिल ना हो। 3 चीज़ें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होती हैं: एजेंट एनवायरनमेंट से इनपुट रिसीव करना, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना, अब ट्रेनिंग जो आप तोड़ते हैं ना वैलिडेशन में, हमारे पास वैलिडेशन में एक तो हम तोड़ते हैं होल्ड आउट वैलिडेशन। होल्ड आउट का मतलब है आपने होल्ड कर लिया एक पर्टिकुलर पार्ट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका डेटा सीक्वेंस में रखा हुआ हो, सॉर्टेड फॉर्म में रखा हुआ हो, तो कुछ डेटा ट्रेनिंग का पार्ट होगा, कुछ डेटा आपका टेस्टिंग का होगा, कुछ वैलिडेशन का। आपकी ट्रेनिंग किसी और चीज़ पे हुई, टेस्टिंग किसी और चीज़ पे हुई, इवैल्यूएशन किसी और चीज़ पे हो रही है, यानी वैलिडेशन। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप के फॉल्ट वैलिडेशन को चलाते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ के टाइम और हर दफ़ा आपका जो डेटा होता है एक दफ़ा ट्रेनिंग बनेगा और एक दफ़ा आपका वैलिडेशन का पार्ट लाजमी बनता है। ठीक है? तो ये वैलिडेशन आपके पास तरीके थे। होल्ड आउट आपने पढ़ा हुआ है, के फोल्ड आपने पढ़ा हुआ है, आइट्रेटेड के फोल्ड यानी के फोल्ड के ऊपर एक पैरेंट आप लूप चला दें तो उसको हम क्या कहते हैं? आइट्रेटेड के फोल्ड। यानी आपने 4 दफ़ा के चलाए, के फोल्ड चला, उसको आपने आइट्रेटेड 4 उसके ऊपर पैरेंट लूप एक और लगा दिया। तो उसमें होता क्या है कि 4 फोल्ड में तोड़ा, उसके एवरेज निकाली, फिर डेटा को दोबारा शफल करती और फिर दोबारा 4 पार्ट में तोड़ा, उसकी एवरेज निकाली। तो ये पार्ट जितने आपने पेरेंट लूप लगाया, आइट्रेटेड जितने लगाए, उतनी दफ़ा आपका के फोल्ड एग्जीक्यूट होगा इनर लूप की फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन आपका के फोल्ड वगैरह में? जी दोस्तों, नो सर, क्लियर है। क्लियर है?
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नई चीज़ आई है आपके पास, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये भी हम पहले ही पढ़ चुके थे, इसलिए वही बात बोली है कि अगर आप 20-80% में डेटा तोड़ते हैं तो शुरू का जो आपका 80% है उसमें 0 to 7 नंबर आ रहे हैं, और फिर बाकी का जो 20 डेटा है उसके अंदर 8 to 9 आ रहे हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप डेटा को शफल कर लें। तो जब आप शफल करेंगे तो वो रैंडमली आपका डेटा में हिस्सों को तोड़ देगा, और अगर आप शफल नहीं करते तो फिर आपको इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है कि दोनों तरफ 50-50% सैंपल्स आपके पास आना चाहिए हर उसके, ठीक है, ताकि आपके पास ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग के अंदर भी उतना ही पार्ट हो। लाइक अगर 80 और 20 पे तोड़ा है तो मैं कहता हूँ कि 20% में आपके जो भी एमनेस की इमेजेस हैं उन सब के नंबर्स जो लेवल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग की तरफ भी और टेस्टिंग की तरफ भी, और चाहे वैलिडेशन हो। तो उसका सिंपल हल होता है कि आप डेटा को क्या करते हैं, शफल करते हैं। लेकिन जहाँ पर टाइम सीरीज डेटा आता है वहाँ पे आप शफल नहीं करते। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, कोई सिंपल सी डेफिनेशन में बताएगा हमें? जी दोस्तों, टाइम सीरीज लाइक वीडियोस। नहीं, टाइम सीरीज में देखिए होता क्या है, जिसके अंदर टाइम इफेक्ट करता है, वैसे वीडियो में भी हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर भी हो सकता है, वो सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज के अंदर टाइम का आना फर्ज है, टाइम मैटर करता है, टाइम इफेक्ट करता है आपके आने वाले फ्यूचर प्रिडिक्शन के ऊपर जो नया डेटा जनरेट होगा। जैसे स्टॉक मार्केट की मैं बात करता हूँ तो स्टॉक के प्राइस जो भी आपके कम या ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर आपका प्रीवियस जो डेटा है वो इफेक्ट करता है, टाइम इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी बिटकॉइन जब वो बिल्कुल बना था इनिशियली उसके प्राइस क्या थे, लेकिन टाइम टू टाइम उसके चेंज होते हुए इस वक्त उसके प्राइस क्या हैं। तो इफेक्ट कर रहा है टाइम, टाइम की बेस के ऊपर मैं अगर 10 साल बाद बिटकॉइन की यानी अमाउंट मालूम करना चाह रहा हूँ पाक रुपीज़ के अंदर या डॉलर के अंदर, तो उसके क्या पैसे होंगे, टाइम इफेक्ट करें। रिडंडेंसी क्या होती है? सर सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। सेम डेटा ट्रेनिंग में भी आए, टेस्टिंग में भी आए, रिपीटेशन ऑफ डेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी। अच्छा, वो सेम डेटा आपका 2 या 3 दफ़ा ट्रेनिंग में भी आ सकता है, वो सेम डेटा आपका वैलिडेशन में भी आ सकता है, वही सेम डेटा आपका टेस्टिंग में भी आ सकता है। तो अब ये आपका जो डेटा है जो कि सेम डेटा है कहीं पे भी 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा रिपीट हो जाए तो डेटा की क्या हो जाए, रिडंडेंसी। हमें रिडंडेंसी रखनी है या ख़त्म करनी है? सर खत्म करनी है। ख़त्म करनी है। उसकी वजह क्या है? आपका डेटा ना ये जो रिडंडेंट डेटा है ना इसके ऊपर ज़्यादा लर्न कर लेगा। एक ही चीज़ को वो 3-4 जगह पे देख रहा है, उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे दे रहा होगा, आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी ना, क्योंकि उसने 100% उसको ट्रेनिंग में देखा था और वही चीज़ उसने देखी, उसने 100% एक्यूरेसी दे दी। इसका ये मतलब तो ये फेयर चीज़, दोनों डाटा सेट के अंदर जो डाटा है वो यूनिक फिर होना चाहिए, मतलब यूनिक फिर होना चाहिए। जो ट्रेनिंग में है सैम्पल वो फिर सेट में रिपीट ना हो। बिल्कुल उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको पहचान सके, उसके अंदर क्या हो, थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो। तो डाइवर्सिटी होना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें जी, ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अब 4.3 से हम पढ़ते हैं और इसको फास्ट ट्रैक में ये सारा डेटा आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर लर्निंग। इन तीनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग मॉडल में देने से पहले आप उसके ऊपर जो भी काम करते हैं, यानी आपने उसको डेटा फ्रेम को आपने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक CSV फाइल है, ठीक है, उस CSV फाइल को आपने डेटा फ्रेम यानी पांडास के अंदर लोड किया। लोड करने के बाद देखा उसमें खाली सेल थे, खाली सेल को आपने 0 से रिप्लेस कर दिया। फिर उसमें देखा कि एक कॉलम की रेंज बहुत ज़्यादा है, एक कॉलम की रेंज बहुत कम है, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये पूरी की पूरी जो भी आपको टेक्निक पता है, इसी तरह मैं टैक्स के ऊपर काम करता तो मैं बैग ऑफ वर्डिंग या आपका वर्ड ऑफ बैगिंग होता है या बैगिंग ऑफ वर्ड टेक्निक है, उसके जरिए मैं क्या करता हूँ, टैक्स में कन्वर्ट करता हूँ, टैक्स को नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, या एन ग्राम टेक्निक से मैं कन्वर्ट करता हूँ, वन हॉट इन कोड से मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको जो भी डेटा दिया जाए उस डेटा को आप न्यूरल नेटवर्क में भेजने से पहले जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो टेक्निक आपकी क्या कहलाएगी,
डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये बात याद रहेगी जी दोस्तों? सर रिपीट करिएगा। ओके, आपने रो डेटा उठाया, रो डेटा उठाने के बाद न्यूरल नेटवर्क में देने से पहले, डॉट फिट के फंक्शन से पहले, ठीक है ना, डॉट फिट से पहले जितना भी आप इसके ऊपर काम करेंगे, चाहे उसको नंबर में कन्वर्ट करें, उसको नॉर्मलाइज करें, उसमें नल वैल्यू को ख़त्म करें, नल वैल्यू को डिलीट करें, कोई कॉलम ऐड करें, कोई कॉलम डिलीट करें, कोरिलेशन निकालें, जितने भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे न्यूरल नेटवर्क में देने से पहले, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग आपको कहलाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मशीन लर्निंग में होता था, ठीक है, डीप लर्निंग में ऑटो हो गया, लेकिन इन फ्यूचर, अच्छा ऑटो से मुराद ये है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं करेंगे तो रिजल्ट में आपको ज़्यादा डेटा देना पड़ेगा, इनपुट ज़्यादा होगा तो आपकी जो मशीन है न्यूरल नेटवर्क है उसमें से वो चीज़ें सीख लेगा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखें हमने क्या किया, हम जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में मौजूद है उनका फेस रिकग्निशन एक ऑपरेशन बनाना चाह रहे हैं, एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं। क्या आपकी तस्वीर हम दें और वो मॉडल पहचान जाए कि ये कासिम है, हमजा है, खुर्रम है, ठीक है, या XYZ जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने तस्वीर ली और आपकी हाफ बॉडी जो पिक्चर है, जो आप किसी एक स्टाइल में खड़े हैं, वो तस्वीर कैप्चर की आपकी 2 या 3 और न्यूरल नेटवर्क को डायरेक्टली वो पिक्चर दे दी, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सी तस्वीर कैप्चर, वो इनपुट और मशीन को उठा के हमने ऐसे दे दी, सही। अच्छा, अब फीचर इंजीनियरिंग इसमें क्या है, मैंने फिर थोड़ी सी टेक्निक सोची कि यार कासिम की मैंने एक तस्वीर दी, तो कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए अब मैं उसकी पूरी तस्वीर दे रहा हूँ, वो ग्लोबल पैटर्न सब कुछ जितनी तस्वीर में चीज़ें हैं सबको सीखने की कोशिश करेगा। तो अब कासिम ने तो शर्ट भी पहनी हुई है तो वो तो शर्ट के कलर को भी सीखेगा, कासिम ने बेल्ट भी पहना हुआ है, ठीक है, कोट भी पहना हुआ है, अब वो कासिम की ड्रेसिंग के ऊपर भी फोकस कर रहा होगा, बैकग्राउंड जो आपका यानी चीज़ें आ रही हैं उनको भी फोकस करेगा कि ये कासिम से मिलती हैं या नहीं मिलती, फिर क्या कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं अगर 10,000 कासिम की तस्वीरें देखता हूँ तो वो 10,000 तस्वीरों में ये देखता है कि ऐसी जो चीज़ है जो कि हर तस्वीर में आती वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तो मुझे पता चला कासिम का जो फेस है ना वो हर तस्वीर में सेम रहता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, सही है, ये बात समझ आई। तो अब हमने क्या किया कि वो जो पूरी तस्वीर आपने यानी क्रॉप नहीं की हुई थी उसको सिलेक्ट किया, क्रॉप करके सिर्फ चेहरा निकाल लिया और फिर न्यूरल नेटवर्क को आप दें, तो अब न्यूरल नेटवर्क दूसरी चीज़ों को सीखेगा ही। आपने फीचर इंजीनियरिंग की कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतना चेहरा, इतना इनपुट की ये चीज़ अगर हम न्यूरल नेटवर्क को देंगे तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कासिम, हमजा, जुनैद या कोई भी XYZ स्टूडेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आए फीचर इंजीनियरिंग क्या है? जी सर। तो फीचर इंजीनियरिंग से फ़ायदा होता है। अच्छा, और मैं कंसीडर करूँ देखो कासिम को पहचानने के लिए जो भी उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, शेडो पड़ रहा है, ठीक है, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर उसके चेहरे के ऊपर, तो मुझे ये बताएं कि कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर जो भी कलर मैप हो रहा है उसको सीखना ज़रूरी है जी? यस या नो, सिंपल आप दे रहे हैं आंसर जो भी माइंड में आ रहा है। सर यस सर। अच्छा, मैं देखिए फिर एग्जांपल देता हूँ, कासिम खड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक एक हेडलाइट यानी जला के येलो कलर की चेहरे पे मार, आप कासिम को देखेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, फिर क्या किया, कासिम को ना एक ब्लू लाइट के नीचे खड़ा कर दिया, अब उसके ऊपर चेहरे पे जो लाइट पड़ रही है ब्लू पड़ रही है, ठीक है, फिर आप उसको देखेंगे, कासिम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मुझे ये बताएं कि कासिम को आइडेंटिफाई करने में उसके चेहरे पे जो लाइट मारी जा रही है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है? आप कासिम को सीखने के लिए कलर को मैप कर रहे हैं कहीं? यस सर। नो सर हम जस्ट उसके जो फीचर्स हैं उनको मैप करेंगे, नाक, कान, आँख वगैरह, ठीक है। तो आप कासिम के चेहरे की जो बनावट है ना उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं उसके एजेस, ठीक है, कि उसकी आंख, नाक, कान किन एजेस से, किस आउटलाइन से मिलके बनती है, बट ठीक है, ये इसमें चीज समझ कलर आई। बहुत ज्यादा तो इसका इम्पोर्टेंट मतलब है कलर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैंने क्या किया, RGB जो कलर था उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया ग्रे स्केल।
अब ग्रे स्केल में जब हो गया तो उसका साइज भी छोटा हो गया, तो हमारा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा फास्ट वे में चीज़ों को सीखेगा। पहले 3 मैट्रिक्स के ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालता था, अब 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन के ऊपर डेटा आ गया है, तो अब कैलकुलेशन जो होगी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ये बात भी समझ आ गई? तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ये हैं फीचर इंजीनियरिंग, जो हमें सोचना पड़ता है न्यूरल नेटवर्क में देने से पहले। याद रहेगा? जी सर। ओके, अच्छा लास्ट हमारे पास है फीचर लर्निंग। फीचर लर्निंग अभी तक हमने न्यूरल नेटवर्क से बाहर बात कर रहे थे, न्यूरल नेटवर्क में कोई चीज नहीं गई थी, ठीक है। अब ये कह रहा है फीचर लर्निंग। फीचर लर्निंग कहाँ पे होती है दोस्तों? न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ऐसा ही है? या जो भी एल्गोरिथम है उसके अंदर जब हम फीचर्स देते हैं, उन फीचर से वो चीज़ें लर्न करता है। जैसे मैंने कासिम का हाथ पांव पूरी एक तस्वीर दे दी, तो फीचर लर्निंग क्या है, उसने देखा कि कासिम को याद रखने के लिए उसकी आँख, नाक, कान, ये 4 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, बाकी अब कोई भी चीज़ तस्वीर में आए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? फीचर लर्न करना। मैंने हज़ारों तस्वीरें दी, उसके अंदर हज़ारों डेटा था, हज़ारों फीचर्स थे, लेकिन न्यूरल नेटवर्क में आँख, नाक, कान ही निकाले। तो ये क्या है आपका? फीचर लर्निंग। ये बात भी समझ आ गई फीचर इंजीनियरिंग और फीचर लर्निंग में क्या फ़र्क है? एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो सर, इसमें क्वेश्चन ये है कि इमेज के लिहाज से फीचर लर्निंग तो ये होगी कि हमने उसके ऑब्जेक्ट, उसके फेस या उसकी रिकग्निशन कर दी। लेकिन अगर फीचर लर्निंग हमारे पास अगर डिस्क्रीट हो, नॉर्मल डाटा हो, तो उसके अंदर हम कॉलम्स को फीचर सिलेक्शन उसको कहेंगे फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपने 500 कॉलम दे दिए, तो न्यूरल नेटवर्क ने बहुत सारे जब डेटा दिया और किस चीज़ को भी आप यानी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसने देखा कि यार ये 5 जो कॉलम है ना ये काम की, बाकी के जो आपके 495 यानी 495 कॉलम्स है वो काम के नहीं, ठीक है। तो ये खुद उसके रिलेशन फाइंड करता है, थैंक यू सर। उसको हम कहते हैं फीचर लर्निंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग फॉर न्यूरल नेटवर्क, वेक्टराइजेशन। हमने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है, न्यूरल नेटवर्क में जो भी डेटा जाता है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में, ठीक है। नमपाई टेंसर में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं वेक्टराइजेशन, ठीक है। वेक्टराइजेशन किसे कहते हैं हम? किसी भी डेटा को, उसकी कोई भी डेटा टाइप हो, चाहे रियल वर्ड, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, ग्राफ हो, कोई भी डेटा है, उस डेटा को जब हम नंबर में, मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स तो वर्ड नहीं, एनडी एरे या टेंसर में कन्वर्ट करते, नंबर्स में आ जाता है। तो जब भी हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी दोस्तों? वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन, ठीक है। तो वेक्टराइजेशन हमने बार बार रिपीट किया है, तो वेक्टराइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन आपको याद है जी दोस्तों? एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, याद आया कुछ? यस सर। यस। ठीक है, रिग्रेशन में आपने प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया था। इससे क्या फायदा हुआ था? 13 कॉलम थे, किसी कॉलम की रेंज 200 में थी, किसी की 400 में थी, किसी की 2000 में थी, और किसी की 0 पॉइंट समथिंग में थी। सर इसको 80 हम से 90% डाटा जी। जो है -1 और 1 के बीच में नॉर्मलाइज हो जाता है। बिल्कुल, तो 1 0 और यानी आपके 1 के दरमियान आपकी सारी वैल्यू आ जाती हैं, और जो नॉर्मलाइज डेटा हो जाता है उसकी आपकी जो वैल्यू होती हैं, यानी मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मलाइज हुए हुए डेटा की। तो मीन्स क्या होता है? हमेशा मीन क्या होता है? एवरेज। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, 0 ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? 1 1 ऑलवेज। ठीक है, 1 होती है। अच्छा, इससे भी ना कुछ प्रॉब्लम लर्निंग के दौरान होती है, और आगे फिर हम चीज़ें कुछ पढ़ेंगे, बेच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन पूरे टेस्टिंग डेटा पे एक दफ़ा होता है। बेच नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? बेच का कॉन्सेप्ट याद है? सर उसको पोर्शन में तोड़ देगा। उसको पोर्शन में तोड़ता है, तो वो हर दफ़ा पोर्शन में तोड़ते वक्त मॉड मीडियन यानी उसका वही एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करता है। और फिर दूसरा वाला जब आपकी यानी वैल्यू चेंज करनी होती है, तो आपका मॉड मीडियन मीन ये चेंज हो रहा होता है, दूसरा बेच आता है उसके साथ भी, यानी वो क्या निकालेगा?
एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके भी जो यानी चीज़ें आएंगी उनका एवरेज निकालता जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट हैं। बेज नॉर्मलाइजेशन हम चैप्टर 7 के अंदर आई थिंक थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो जस्ट अभी ये याद रखें कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था, वही फार्मूला बेज पे लगता है, वही फार्मूला पूरे टेस्टिंग डेटा पे लगता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई यानी एतराज़ नहीं होना चाहिए। और जो भी नॉर्मलाइज डेटा हो जाता है उसकी हमेशा नॉर्मलाइज हुए हुए डेटा की दो प्रॉपर्टी हैं जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि उसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1। सही, ये बात याद रहेगी। नॉर्मलाइज जब हम डेटा को कर देते हैं तो उसका मीन क्या होता है जी दोस्तों? मीन 0 हो जाएगा और मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1। डेविएशन ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। अच्छा, मैं किसी भी टेक्निक से नॉर्मलाइज करता हूं तो ज्यादातर नॉर्मलाइज की यही प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं नॉर्मलाइज डेटा। नॉर्मलाइज डेटा से क्या फ़ायदा होता है कि जो अलग अलग यानी आपका हेट्रोजीनियस डेटा होता है, किसी कॉलम की रेंज ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उसको 0 और 1 के दरमियान ले आता है और सारा का सारा डेटा अब क्या हो जाता है, होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब है सेम रेंज पे आ जाता है। इसने एग्जाम्पल भी दिए, एक 200 से आपकी क्या 100 तक और एक 0 से 1 तक, तो मुख्तलिफ कॉलम के मुख्तलिफ रेंज थी। लेकिन जब आप नॉर्मलाइज करते हैं तो तमाम कॉलम की जो रेंज है वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती है। और फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा है कि होमोजीनियस उसको हम कह सकते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। आपकी मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। फार्मूला सिंपल सा है, नंपाई के अंदर एक्स माइनस मीन या उसका मीन निकालता है और उसको क्या करता है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसी को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल एक लाइन या 2 लाइन के अंदर आपने कोड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ है मिसिंग वैल्यू को किस तरह हैंडल करते हैं। जब मैं आपको स्टेट्स या आप सिंपल कहें कि पांडास हम पढ़ रहे थे, तो पांडास में हमने पढ़ते वक्त एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी कॉलम 30% से ज़्यादा फील हुआ है तो हम उसको किससे फील कर सकते हैं स्टेट्स के अंदर, मीन मीडियन मॉड मीडियन मीन, ठीक है। सेंटर टेंडेंसी जो भी हमारे पास वैल्यूज है हम उससे फील कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब न्यूरल नेटवर्क असल में वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। स्टेट्स के अंदर आपके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क तो रिलेशन फाइंड कर रहा होता है ना। तो न्यूरल नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, हम उसको हमेशा रिप्लेस कर देते हैं 0 से। जो भी खाली वैल्यू आपको दिखे न्यूरल नेटवर्क में टेंसर में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है ना, तो जो भी आपको वैल्यू अब खाली दिखे, सेल खाली दिखे, उसको किससे फील कर देंगे आप, 0 से। 0 से। अच्छा, पता है होगा क्या, होता ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट निकालता है और किसी भी चीज को अगर मैं 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करूं वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 से। ऐसा ही है ना, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, या गलत कह रहा हूँ? सर, ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है न्यूरल नेटवर्क के पास बार बार जब 0 आते हैं ना, वो उसको मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 ही रहता है। इसका मतलब है न्यूरल नेटवर्क थोड़ी देर बाद ये समझना स्टार्ट हो जाता है कि 0 का मतलब क्या होता है, कि यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आता है। तो न्यूरल नेटवर्क ये चीज़ खुद ब खुद फाइंड कर लेता है। ये बात समझ आ गई? 0 से रिप्लेस करने का क्या फ़ायदा हुआ? सर ये न्यूमेरिक को तो कन्वर्ट कर देगा 0 के अंदर, हमारे इसमें हेल्प करेगा। बट इन केस अगर हमारे पास कोई करेक्टर वाले जैसे कोई डाटा है उसको मैं उसमें अगर कोई है मिसिंग वैल्यू, उसका फिर हम क्या करेंगे? देखिए खुर्रम, न्यूरल नेटवर्क में डेटा जाने से पहले वो न्यूमेरिक ही होता है। हम वेक्टराइजेशन ओके, ऑल डाटा फ्रेम जो है उसको हम न्यूमेरिक में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं और जो उसके वो होंगे नल होंगे उसको आप 0 कर दें, इस तरह। सही है। तो ये तो बात that's आपको perfect. हमेशा याद रखनी है कि आप उसको 0 में, 0 तो हम बाद में रिप्लेस करते हैं, पहले तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर में। तो जब नंबर में कन्वर्ट हो गया अब आप फील कर दें 0 से, क्या फ़र्क पड़ता है। टर्मिनोलॉजी है, जैसे नंबर में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया तो इसको मैं डाटा प्री प्रोसेसिंग ही बोलूंगा या इसको मशीन लर्निंग लैंग्वेज में कोई खास इसकी टर्मिनोलॉजी है इसको कन्वर्जन को, कि मिसिंग डाटा को मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरह? देखिए, मिसिंग वैल्यू को जब आप चेंज कर रहे हैं ना, तो ये एक यानी टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है वो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। लेकिन ये भी डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। जी पार्ट है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी एक प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, फीचर इंजीनियरिंग भी एक प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है।
तो ये सारे के सारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, लेकिन ये उसका सब पार्ट है। चाहे तो आप सारी चीज़ अप्लाई कर दें, चाहे तो आप एक चीज़ अप्लाई कर दें। तो जो भी आप टेक्निक यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की, मिसिंग वैल्यू की, ठीक है, या जो भी आप वेक्टराइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो टेक्निक है प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब आप एक पार्ट करके काम करें, 2 पार्ट करके काम करें, 3 पार्ट अप्लाई करके काम करें, तो आपने किया है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग। अभी जैसे मैंने चेहरे के ऊपर बात की थी कि यार चेहरे के लिए आंख, नाक, कान, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह एक घड़ी है, इस घड़ी के अंदर मैं अगर टाइम देखने के लिए न्यूरल नेटवर्क बनाता, डीप न्यूरल नेटवर्क, क्या होता दोस्तों, आपको कितनी सारी घड़ियों की इमेजेस देना पड़ती कि इतने ये एंगल होता, या जो भी उसकी घड़ी की यानी शेप है वो तस्वीर कैप्चर की। जैसे कि 3:10 बता रही है, ये आई थिंक लाइक 11 बजा रही है, जो भी यानी टाइम आपको बता रहा है। तो आपकी मुख्तलिफ जो टाइम की यानी चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें कैप्चर करता। तस्वीरें कैप्चर करने के बाद हर एक तस्वीर को लेबल भी करता है कि इस घड़ी में ये टाइम हो रहा है, इस इमेज में ये टाइम हो रहा है, इस इमेज में ये टाइम हो रहा है, और न्यूरल नेटवर्क को A to B मैपिंग दे देता। न्यूरल नेटवर्क यकीन माने मिलियंस ऑफ इमेजेस वॉच की तस्वीरें लेता, और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क आपका ट्रेन होता, वो सिर्फ क्या बताता आपको, टाइम। तस्वीर उसको हम दिखाते, वो तस्वीर से देख के हमें क्या बताता, सिर्फ और सिर्फ टाइम। अच्छा, अब इसको आसान इन्होंने किया कि यार हर चीज़ हर काम करने के लिए मैं न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग को इस्तेमाल नहीं करता। कुछ चीज़ें आपकी टेक्निकल यानी आपकी स्किल से या लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ, फीचर इंजीनियरिंग के साथ हो जाती हैं। बहुत आसान, बहुत आसान कैसे हो रही है, आपकी जो घड़ी है ना, 1 आवर्स की और 1 मिनट की, ठीक है, उनके आप क्या करने देंगे, हर उसके 2 पॉइंट होंगे, ये x1 x2, जिससे आपकी क्या हो रही है, घड़ी स्टार्ट हो रही है और इसकी सुई कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। और जब आपको x1 और x2 मालूम हो जाएगा तो आप खुद ब खुद 90 डिग्री के ऊपर अगर आप खड़े में हैं तो उसका एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक घड़ी है उसका यानी ये एंगल है, तो अगर उसका एंगल ये है तो आपने इसका, 1 मिनट मैं इसको ज़रा अनोटेशन, ठीक है, ओके। अब लाइक घड़ी का ये टाइम हो रहा है, आपने कहा ये वाले एंगल पे, आप इसका टाइम एंगल मालूम कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर ये घड़ी इस तरह होती, एक x1 और x2, इसके दरमियान का एंगल मालूम हो सकता है ना, या नहीं जी दोस्तों, हो सकता है सर। यस ठीक सर, है। यस सर। तो अब इसने आसानी ये करी कि यार अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो पूरी तस्वीर मेरे काम की नहीं है, ये जो 2 आपकी यानी सुई दिख रही है, कांटे दिख रहे हैं, इनके 2 पॉइंट हासिल करें, x1 x2, ठीक है। दूसरे का यानी क्या होगा, उसका नाम कुछ मिनट का x1 x2 है, आवर्स का x1 और x2 है। तो यहाँ पे देखें बेटर रिप्रेजेंटेशन फीचर क्या हुआ, x1, ठीक है, दूसरे का भी क्या है x1 आवर्स का, इसी तरह मिनट का आपने क्या निकाला है, y1 और y2। अच्छा, ये क्या है आपकी क्लॉक हैंड कोऑर्डिनेट्स, ये उसके आपने फाइंड किए। उसके बाद आप क्या करते हैं, थीटा मालूम करते हैं ना आपने, यानी 90 डिग्री के ऊपर। अभी इसको नंबर्स को नहीं देखें, इसको ही समझें। तो आपने अगर मिनट्स की सुई और आवर्स की सुई के एंगल मालूम कर ली, तो मेन चीज़ क्या, आपके एंगल है। आपके पास एक राउंड क्या है, सर्किल है, इस सर्किल के टोटल एंगल कितने, डिग्री कितने, 360, ठीक है। ये आपके पास है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री आपके पास यानी डेटा मौजूद है। और अच्छा, यहाँ किसी का माइक या अनम्यूट हुआ तो प्लीज़ म्यूट करिएगा। रमशा आप देख लीजिएगा काइंडली। अच्छा दोस्तों, तो ये क्या है 3 डिग्री, आपके पास टोटल कितने मिनट्स होते हैं जी दोस्तों, टोटल कितने मिनट्स हैं, 60 minutes. 60 मिनट। तो 360 डिवाइडेड बाय 60, आंसर बताएं कैलकुलेट करके। 360 सर मेरे डिवाइडेड बाय पास 60। सर मेरे पास को-होस्ट का एक्सेस नहीं है। अच्छा, मैंने किसी को को होस्ट बनाया तो पता नहीं किसको बना दिया, मैं चेक करता हूँ।
देखे ना आपके पास एक्सेस आ गया? Yes, sir. Thank you. ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको आवर्स के बल्कि मिनट्स की मैं बात करता हूं तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कितने आएंगे? एक मिनट के लिए कितने होगा? जी दोस्तों करें। 6 आया। 6 आया, चलें ठीक है, 6 आ गया। अच्छा अब मैं बात करता हूं कि एक आपने 1 घंटे की, यानी इसका मतलब है मैं 12 घंटों में अगर डिवाइड करता हूं तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 वो होते हैं ना डिजिट, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होंगे? 30। अच्छा देखिए, इससे मुझे पता है क्या समझ आ रही है, इससे देखिए कुछ कैलकुलेशन मुझे पता है कि अगर मैं इस अपना रेफरेंस पॉइंट ये बिल्कुल रखता 90 डिग्री पे, इसको 0,0, यानी अगर किसी भी सुई का जो x1 है वो इस पे है और y1 आपका क्या है, ये जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, और x यहाँ पे क्या होता है 0, एंगल मैं मालूम करता हूँ 90 का, तो 90 का मतलब है कि 0 एंगल पे हम मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा अब ये थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे आता है लाइक पहले वाले मिनट पे, ठीक है, तो इस पे अगर मैं एंगल मालूम करता हूँ x1 और x2, मिनट की बात होगी, ठीक है, तो इसका जो एंगल आ रहा होगा वो क्या एंगल आ रहा होगा दोस्तों? 1 मिनट पे, 1 मिनट पे कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट पे कितना होना चाहिए? 2 मिनट पे कितना होगा? 2 मिनट पे 12 का एंगल होगा, 3 मिनट पे 18 का, तो 6 के इंक्रीमेंट के साथ। इसी तरह मैं कहता हूँ 1 घंटे की अगर मैं आवर्स को देखता हूँ तो वो 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 6 को, तो उसका जो भी एंगल होगा, अगर वो 30 है, 35 है, ठीक है, या 40 है या 60 है, तो आप 30 की, यानी अगर 1 घंटा होता है, यानी अगर आपकी जो सुई है वो 1 पे आती है, तो इसका मतलब है वो 30 डिग्री के ऊपर होते हैं आवर्स का एंगल, याद रखिए, ठीक है, आवर्स वाला। और अगर ये होता है 60 के एंगल पे, तो इसका मतलब क्या टाइम हो रहा होगा? 2 बजे। और अगर ये 90 के एंगल के ऊपर है इस पॉइंट से, ठीक है, यानी अगर 0,0 ये होता तो 90 के ऊपर होता, तो इसका क्या एंगल होता दोस्तों? 3 बज रहे हैं। तो ये चीज समझ आ रही है कि मिनट्स और आवर्स के अंदर किस तरह इंक्रीमेंट हो रहा है? जी दोस्तों, टाइम जी सर। यस सर। से हम टाइम देखते हुए आ रहे हैं ना, मैं उसी को बता रहा हूँ हम टाइम कैसे देखते हैं। तो पहले हम टाइम सिंपल देख के यानी बताते थे, अब हम उसको बैकएंड की कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि यार वो एंगल की बेस के ऊपर हम देख के बताते हैं, सुई का जो भी डिग्री रोटेशन होती है उसकी बेस के ऊपर मैं बता देता हूँ इतने बज के इतने मिनट हुए, ठीक है। तो अगर मैं फीचर इंजीनियरिंग करता हूं तो फीचर इंजीनियरिंग से हमें यही फायदा हो रहा है, बेहतर रिप्रेजेंटेशन, कि आप क्या करें, जो भी घड़ी है उसका एक रेफरेंस पॉइंट रखें और आपकी मिनट्स आर की जो सुई है ना उसके एंगल मालूम कर लें, ठीक है, उनके 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम कर लें। जब आपने कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए तो आप क्या निकाल सकते हैं? थीटा, और थीटा की बेस के ऊपर, यानी पहली सुई का थीटा, दूसरी सुई का थीटा, इसी तरह तीसरी सुई का थीटा, तो जो भी आपके यानी 3 यानी मिनट सेकंड के भी होते हैं ना, तो तीनों के आपने क्या निकाले? थीटा निकाले। तो जस्ट मैं थीटा की बेस के ऊपर बता सकता हूँ कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो रहे या नहीं? यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई? बेटर रिप्रेजेंटेशन हो गई कि मैं अगर पूरी तस्वीर देता और फिर टाइम को ट्रेन करवाता, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये वाला काम कर लूँ, उनके तीनों सुई के थीटास निकाल लूँ और फिर मॉडल को दूँ, या सिंपल इफ एल्स की प्रोग्रामिंग से मैं बता दूं कि ये डिग्री होती है तो ये टाइम होता है, तो कौन सा तरीका बेहतर है? मैं इसके लिए मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करूं मिलियंस ऑफ इमेजेस देके, या सिंपल थीटा वाला काम कर लूं? ये सेकंड वाला एफिशिएंट है। तो सेकंड वाला जब एफिशिएंट है तो यही जो काम हमने किया है, इस काम को करने को हम क्या कहते हैं? फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, याद रहेगा। तो ये फीचर इंजीनियरिंग है। अच्छा जी, ये पूरी इसी कहानी को बता रहा है जो मैंने आपको बताई है। तो इसका मतलब है कि भाई स्टिल अगर आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो तो बेहतर रिजल्ट आएंगे, और अगर नहीं करते तो न्यूरल नेटवर्क उसके ऊपर काम तो करेगा, लेकिन क्या होगा? बड़ा मुश्किल तरीन उसको यानी लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अब बात हो रही है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग याद है? ओवरफिटिंग
अंडर फिटिंग और क्या थी एक Yes, आइडियल sir. फिटिंग, ये तीनों याद। ओवर फिटिंग किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीख लेना, ठीक है। जैसे कि आपका डेटा यहाँ था, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये एक्स और वाई के अंदर मैं मुख्तलिफ कलर के लाइन बनाता हूँ, ग्रीन कलर से मैंने ओवरफिट बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे एक एक पॉइंट को ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, एक एक पॉइंट को क्या कर रहा है ट्रेनिंग के दौरान अगर सीखता हुआ जा रहा है, सही है। ये जो बात हो रही है, जो कर्व बन रहा है रिग्रेशन के या पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, तो ये कहाँ पे किस वक्त हो रहा है, ट्रेनिंग के दौरान। तो ग्रीन कलर से हमारे पास जो रिजल्ट है, एक एक चीज को ट्रेनिंग में सीख लेना, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और होता है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग क्या है, लाइन इस तरह जा रही है, इसने लाइन इस तरह सीख ली, ठीक है, यानी कोई ट्रेनिंग के ऊपर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया आपने, जो भी इसकी हाइपर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन की थी वो बिल्कुल खराब की, तो ये क्या है आपके पास, जी दोस्तों, अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग। अच्छा, एक हमारे पास होती है आइडियल फिटिंग, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है तमाम पॉइंट के करीब तरीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर पॉइंट से ये लाइन बना दी, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, आइडियल फिटिंग, ठीक है, याद रहेगा। सही सर। तो हमें क्या चीज़, हमें इससे भी अवॉइड करना है, हमें इससे भी अवॉइड करना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है किसको, आइडियल फिटिंग। अच्छा देखिए, अंडर फिटिंग तो हमारी बहुत कम, इससे हमारी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको देखते पहचान लेते हैं कि अंडर फिटिंग कहाँ पे होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही गलत कॉन्फ़िगरेशन करें तो शायद ये अंडर फिटिंग होती है, तो इससे हमारा कंसर्न नहीं। हमारी जो जंग स्टार्ट होगी वो किससे जंग स्टार्ट होगी, ओवरफिटिंग से। ठीक है। तो ओवरफिटिंग से हमारी जंग है, और इसको हम लड़ेंगे, तो देखते हैं भाई कैसे लड़ते हैं, ठीक है। तो हमारी ओवरफिटिंग के साथ जंग रहेगी, और जो कि हम पूरी, यानी आपकी जो ज़िंदगी है मशीन लर्निंग की, आप इसके साथ लड़ते हुए गुजारेंगे। आप ये चीज़ याद रहे, ओवरफिटिंग को मैं 100% ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसको हम एक हद तक रोक सकते हैं। तो जिस हद तक आप इसको रोकना स्टार्ट कर लें, रोक सकें, उसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग को हम क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, ओवरफिटिंग से हम लड़ रहे हैं। ओवरफिटिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, याद है कुछ, वैलिडेशन और टेस्ट ट्रेनिंग, याद है। यस सर। मैं एक बात करता हूँ लॉस की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास लॉसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास दो लॉस चल रहे होते हैं, ऑरेंज वाला मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये वैलिडेशन, ठीक है। तो ये लॉस यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक, किसी एक पॉइंट से बढ़ना स्टार्ट हो। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ ये ग्रीन वाला जो है ना, ये आपका लॉस है किसका, ट्रेनिंग का, ठीक है। तो ये अगर आपके पास यानी एक्सेस होते हैं, अब मुझे ये बताएं कि किस पॉइंट से ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही है, जी दोस्तों, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही है, यानी नंबर ऑफ इपॉक नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। लाइक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हमने कर दिया, तो हमारी जो ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4। अच्छा, पहचान ये है कि ओवरफिटिंग की कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन के हम लॉसेस को देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग का लॉस और दूसरा क्या है आपका, वैलिडेशन का लॉस, एक साथ एक हद तक साथ चलते हैं, यानी दोनों कम हो रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि ट्रेनिंग का रास्ता ना अभी भी नीचे की तरफ है, लेकिन वैलिडेशन का लॉस दोबारा बढ़ने लग जाता है। तो जहां पे भी इन दोनों के रास्ते अलग होते हैं, जुदा होना स्टार्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ओवरफिटिंग, ठीक है। ऐसा ही है, इसमें कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछें, जी दोस्तों। सर एक छोटा सा सवाल है सर, ये जो रेड लाइन है सर, रेड लाइन क्या शो कर रही है,
रेड लाइन शो कर रही है वैलिडेशन, ये रेड नहीं, ये ऑरेंज है, ठीक है। रेड वाली है वैलिडेशन लॉस, ठीक है। ठीक है, लॉ से ही याद रखिए, वैलिडेशन लॉ से ही। और ग्रीन वाला कौन सा लॉस होगा? ट्रेनिंग लॉ। ठीक है, तो हमें पता चला कि ट्रेनिंग का लॉस और वैलिडेशन का लॉस एक हद तक साथ चलता है, उसके बाद दोनों के रास्ते जुदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें इनको जुदा नहीं होने देना, हमें इनको जितना मैक्सिमम इनको हम साथ रख सकते हैं साथ रखने की कोशिश करें। अगर ये 4 के ऊपर जुदा हो रहे थे और अगर मैं इसको 6 पे लिया हूँ, ठीक है, यानी इनका जो रास्ता है 4 की जगह 6 से यानी जुदा होना स्टार्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमने ओवरफिटिंग को टैकल किया, एक हद तक रोका। ओवरफिटिंग को मैं 100% ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन जितना पॉसिबल वे हो, जितना दूर तक मैं इसको रोक सकता हूँ रोको, ठीक है। 1.6 पे और 1.7 पे, ठीक है, और 1.10 पे, तो मेरा सबसे बेस्ट क्या है, मैं इसको कहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँ? 4 वाला सही है, 6 वाला सही है, 7 वाला सही है, 10 वाला सही है? इनका रास्ते जो जुदा हो रहे हैं, कौन सा वाला होना चाहिए? सर 10 वाला। तो हमें यही कोशिश करनी, ठीक है, यानी इन दोनों को जुदा होने ना दिया जाए, और जहां पे जुदा होने लगे वहां पे आप अपने ट्रेनिंग के इपॉक रोक। ये बात समझ आ गई? जहां भी ये जुदा होने स्टार्ट हो वहां पे आप क्या रोक दें? किसके इपॉक? किसके इपॉक? ट्रेनिंग के इपॉक। सही है। तो अब ये टेक्निक को हम सीखते हैं। अगर आपने ये चीज समझ ली, अब इसको हम टेक्निकल कोड के साथ देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। अच्छा देखिए, हमारी ट्रेनिंग के दौरान जो एक्यूरेसी अच्छी होती है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये थोड़े से वर्ड है, अपने पास चाहे लिख लें। ट्रेनिंग के वक्त जो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती जाती है, एक्यूरेसी हो या लॉस कम होता रहे, ठीक है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग के दौरान एक्यूरेसी अच्छी होती है या लॉस कम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? और ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है या लॉस कम हो रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग के वक्त ये पर्टिकुलर वर्ड याद रखना है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। जनरलाइजेशन हम किसे कहते हैं? ये बात हो रही है वैलिडेशन के वक्त, ठीक है। वैलिडेशन के वक्त आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है या आपका लॉस कम हो रहा है अनसीन डेटा के ऊपर, इसको टेस्टिंग डेटा भी मैं कह सकता हूं। तो अनसीन डेटा के ऊपर अगर आपका लॉस और दूसरा क्या एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, लॉस कम हो रहा है, एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, तो इसको हम अनसीन डेटा पे जब चेक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जी दोस्तों? इसको क्या कहेंगे? जनरलाइजेशन। तो मुझे ये बताएं कि मेरा जो पर्पस है मॉडल ट्रेन करते वक्त, मेरा फोकस ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा होना चाहिए या जनरलाइजेशन पे ज्यादा होना चाहिए? तो जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि अनसीन डेटा के ऊपर वेल परफॉर्म करें, यानी हम जो फोकस करेंगे अपने मॉडल को क्या करेंगे? जनरलाइज बनाने की कोशिश करें, ठीक है। याद रहेगा ये जनरलाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन? सर एक सवाल था, जो ऑप्टिमाइजेशन होता है सर, ये सीन डाटा होगा? ऑप्टिमाइजेशन जो डेटा है ये तो सीन, इसका ए और बी हम दोनों दे रहे हैं, मशीन उसको सीख रही, उसके बाद आंसर भी उसी से सीख रही, ये सीन डेटा है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में। जबकि जनरलाइजेशन में क्या होता है जी दोस्तों? जनरलाइजेशन में क्या होता है? सर जो हमारे पास फीचर्स होते हैं मेरे ख्याल वो अनसीन होता है, ठीक है, अनसीन डेटा होता है, यानी हम मशीन को सिर्फ इनपुट देते हैं और मशीन उसका आउटपुट वहां से क्या करती है? रिसीव करती है, ठीक है, प्रिडिक्ट करती है, सॉरी, ठीक है। मशीन उसका आउटपुट क्या करेगी? प्रिडिक्ट करेगी। तो वो क्या है? अनसीन डेटा के ऊपर हमारा मशीन क्या परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हमें जनरलाइजेशन की तरफ फोकस करना है। मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम हैं वो ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत अच्छी करते हैं, 100% तक आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अनसीन डेटा पे। तो हमें तो अनसीन डेटा के ऊपर एक्यूरेसी और लॉस को इम्प्रूव करना है, जिसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो हमारा जो कंसर्न रहेगा मशीन लर्निंग के साथ वो जनरलाइजेशन की तरफ रहेगा, और हमारी जो जंग रहेगी वो किसके साथ रहेगी?
जी दोस्तों, जंग किसके साथ है हमारी मशीन लर्निंग में? जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन के अंदर ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग। ठीक है, जहाँ पे दोनों के रास्ते जुदा होते हैं। तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें इसको जिस हद तक हम इसको रोक सकें, हमें रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इस रोकने की कोशिश को हम क्या कहते हैं कि ओवरफिटिंग से हम किस तरह जंग लड़ते हैं, ठीक है। तो जो जंग लड़ लें उसके अंदर हम जिस हद तक रोकेंगे उसको हम कहेंगे ओवरफिटिंग से जंग लड़ लें, ठीक है। यानी अगर 4 पे स्टार्ट हो रही है, आप 6 पे 7 पे रह जाते हैं, तो आपने क्या किया है, उसको कम किया। अच्छा, अब देखिए, जनरलाइजेशन करने के लिए या ओवरफिटिंग से जंग लड़ने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके, जैसे अभी ओवरफिटिंग मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी, कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी? चौथे पॉइंट से, ऐसे ही, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि यार चौथे पॉइंट से स्टार्ट ना हो, वो 5वें या 6ठे पॉइंट से स्टार्ट हो, तो पहला तरीका है सबसे पहले कि आप नेटवर्क का साइज रिड्यूस कर दें, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है? नेटवर्क का साइज रिड्यूस कर। अच्छा, नेटवर्क के साइज में क्या क्या चीजें आती है, कोई मुझे बताएगा? नेटवर्क के साइज में क्या चीजें होंगी आपके अंदाजा? अंदाजा बताएं, जस्ट छोड़ें। फिर उसकी लेयर्स, बिल्कुल, उसकी लेयर्स और नोड्स, उसकी नोड्स, और इसके अलावा कोई चीजें? सर ट्रेनिंग डाटा। नहीं, सिर्फ नेटवर्क के साइज की। अब ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर की बात हो रही है, डेटा तो जितना ज्यादा हो तो वही अच्छा है ना, लेकिन एक हद तक हमने जमा किया, उसके बाद मिले नहीं, ठीक है। तो ये दो ही चीजें आ रही हैं, ये दो ही चीजें हमारे पास आ रही हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी और उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी। तो अगर आपकी ओवरफिटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, आपने देखा कि चौथे पॉइंट दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने 5 लेयर्स का इस्तेमाल की हुई, क्या करूं मैं? चौथे पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी ओवरफिटिंग, तो हमने ये देखा कि ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही है चौथे पॉइंट से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार देर से स्टार्ट हो। क्या करूंगा? नेटवर्क के अंदर जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो 5 है, हिडन लेयर्स 5 हैं, क्या करूं? कम कर दूं। क्या कम करें? सर नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। अभी सिंपल, हमने कोई भी एक चीज कम कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप चीजें कम करें, आपने एक लेयर ही कम कर दी, तो 5 की जगह 4 लेयर हो गई, तो इसका मतलब है ओवरफिटिंग चौथे पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी, अब छठे पॉइंट से स्टार्ट हो रही, ठीक है। अच्छा, फिर भी अभी भी ओवरफिटिंग यानी स्टार्ट हो रही है छठे पॉइंट से, मैं चाह रहा हूँ यार और ओवरफिटिंग क्या हो, कम हो, क्या करूंगा? जी दोस्तों, 4 लेयर है ना अभी भी, क्या करना नंबर ऑफ चाहिए? नोड्स कम कर। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स भी कम कर सकते हैं। तो हो सकता है वो 4 से, यानी आपकी जो 7-6 पे स्टार्ट हो रही थी ओवरफिटिंग, अब वो 7 पे स्टार्ट हो। तो इस तरह करते हुए चीज़ें कम करें, लेकिन अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हद से ज़्यादा साइज छोटा नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपके 784 क्या थे, इनपुट थे एमनिस के अंदर, 28x28 पिक्सल्स थे ना, उनको मल्टीप्लाई जब आपस में किया तो टोटल जो आपके इनपुट बने थे वो कितने बने थे? 784, याद आया एमनिस का? 784, जी दोस्तों, यस सर। ठीक है। 2 डायमेंशन थे, 1 डायमेंशन में जब उसको लाते थे यस, तो आपके टोटल पिक्सल बनते थे 784, लेकिन अब आपने क्या किया, आपने उसका साइज और कम कर दिया कि आपकी 2 लेयर हैं, पहली लेयर से जो आउटपुट निकलने वो निकलने 50, दूसरी से निकलने 5, और फिर उससे आप कह रहे हो कि 10 चीज़ें और क्या करो, प्रिडिक्ट करो। हमने इसमें 10 थी, तो 5 से 10 वापसी आपकी आ गई, साइज आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जितने फीचर्स हैं उससे ज़्यादा कम नहीं करें। अगर उससे ज़्यादा कम करेंगे तो आपके पास कैपेसिटी है ही नहीं कि जो इतने उसमें फीचर्स हैं उनको सीख पाएँ। तो हमें नेटवर्क का साइज रिड्यूस करना है, अगर बहुत बड़ा है ओवरफिटिंग देर से स्टार्ट होगी, लेकिन एक हद तक, यानी जितने आपके मिनिमम पिक्सल्स हैं उतने तो आपको रखने हैं ना। ये चीज़ समझ आई कि कितने हद तक रिड्यूस करना है, ऐसा नहीं कि आप 5 के ऊपर ही लिए हैं। तो रिड्यूस करने की एक क्या है, लिमिट है, और वो लिमिट आपकी क्या है, इनपुट फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखें,
आपकी वही 10,000 यानी क्या है, इनपुट शेप है, ठीक है, कोई भी यानी उसकी शेप हो सकती है। इनपुट जाएंगे, उससे 16 आउटपुट निकलेंगे, दूसरे के अंदर 16 इनपुट जाएंगे, 16 आउटपुट निकलेंगे, और लास्ट के अंदर आपके क्या निकलने भाई, एक इनपुट निकल रहा है, वो भी सिग्मॉइड से। तो ये आपकी यानी जो आपने किया था ना सेंटीमेंट एनालिसिस NLP के ऊपर, IMDb के ऊपर, ये वो डेटा सेट समझ लें, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताएगा कि रिव्यू क्या है। तो यहाँ पे नेटवर्क का साइज क्या थी, नोड्स कितनी है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आउटपुट की, जी पहली और दूसरी लेयर के अंदर आउटपुट कितने निकलेंगे, 10,000 जब इसमें इनपुट जा रहे हैं, 16 निकलेंगे, 16 निकलेंगे। अच्छा, दूसरा वाला जो नेटवर्क है इसके अंदर मैंने इसकी कैपेसिटी क्या कर दी, कम कर दी। इसमें कितने आउटपुट निकलने, 4। अच्छा, अब कंपैरिजन करते हैं। ये आपका जो नेटवर्क है ये कह रहा है कि इफेक्ट द मॉडल कैपेसिटी वैलिडेशन लॉस ट्राइंग टू स्मॉल मॉडल। अच्छा, ये स्मॉल मॉडल है और इसका बड़ा मॉडल इन्होंने दिखाया है। अच्छा हाँ, ये दोनों के आप देखें रिजल्ट देखें। प्लस वाला जो है ना ओरिजिनल, जो 16 आपके आउटपुट निकल लेते हैं, ये ओरिजिनल। और आपका जो बोर्ड या सर्किल है वो आपका स्मॉलर मॉडल है, जो भी आपने 4x4 का यानी सेट किया है ना, ये 4 का। अब देखें इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ स्टेरिक 1 2 3, ये वैलिडेशन लॉस है। 3 के बाद आपका लॉस बढ़ना स्टार्ट हो गया, सही है। प्लस वाला जो है, प्लस का नंबर देखिए नीचे आया, 1 2 3 पॉइंट तक तो नीचे आया, लेकिन तीसरे पॉइंट के बाद दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया या नहीं? यस सर। ये नजर आ रहे हैं ना, मैं दोबारा इसको देखें, यहाँ दिखा भी देता हूँ। देखें ये कम हो रहा है और इसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया, सही है, ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा वाला जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला पहले पॉइंट पे कम हुआ, दूसरे पॉइंट पे कम हुआ, ठीक है, तीसरे पॉइंट पे कम हुआ, चौथे पे हुआ, पांचवें पे हुआ, फिर 5 के बाद दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका ओरिजिनल है बड़ा था, उसके अंदर ओवरफिटिंग कहां से स्टार्ट हो रही थी, कौन से पॉइंट से? 2.5 से, तीसरे पॉइंट से। मैं सिर्फ यानी काउंट की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे आप एक्सेस को नहीं देखें, मैं सिर्फ काउंट की बात कर रहा हूँ। तो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी आपकी ओवरफिटिंग? ग्रीन वाली लाइन 2.5 या 3 के काउंट से, यानी इपॉक 3 तक चला। मैं अगर नीचे वाले की गिनती मिटा दूं, इपॉक अगर मैं कहता हूं 3 तक चला, तो 3 काउंट के बाद ओवरफिटिंग स्टार्ट हो गई थी। जबकि आपका जो छोटा नेटवर्क था उसके अंदर 1 2 3 4 5 तक वो कम हुआ, या चलें 6 तक वो कम हुआ, 6 के बाद दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो रहा, ऐसा ही। तो आपने नेटवर्क का जब साइज छोटा किया तो क्या इससे इफेक्ट क्या पड़ा, मुझे बताएं। सर्किल वाला जो है ना, जी सर्किल वाला जो है, ये आपका स्मॉल नेटवर्क है, क्या ओवरफिटिंग खत्म हो गई? ओवरफिटिंग खत्म हो गई छोटे वाले नेटवर्क में या नहीं? नहीं सर, देर से शुरू हुई है ओवरफिटिंग। ठीक है, ये सबसे वैलिड पॉइंट है। ओवरफिटिंग को मैं खत्म नहीं कर सकता। वहां पे तीसरे इपॉक से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे छठे इपॉक से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। आपने ओवरफिटिंग को एक हद तक इम्कान जितनी आपसे कोशिश हो सकती थी आपने उसको रोका, सही है चीज याद रही। तो पहला तरीका हमारे पास आ गया कि जब भी ओवरफिटिंग से आपको जंग लड़ना है तो जंग लड़ते वक्त पहला हथियार क्या है, नेटवर्क का साइज बढ़ा दें, ऐसा ही है जी दोस्तों। नेटवर्क का साइज बढ़ा दें, पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, आप कम करेंगे। अच्छा कम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कम करना चाहिए, सही है। तो हमारे पास पहला हथियार है ओवरफिटिंग से लड़ने के लिए, आप क्या कर दें, नेटवर्क का साइज क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है, सही है। यानी इसका मतलब है आप सही ग्रिप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो ये कैसे करेंगे कि कितना कम होना चाहिए? हाँ, ये हम ऐसे करेंगे कि हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपके जो मैक्सिमम इनपुट है ना, ठीक है, फीचर्स हैं, इतनी कैपेसिटी होना चाहिए जो, अब देखें मैक्सिमम आपके आउटपुट कितने, मैक्सिमम 10 है ना, जी जी 10 है एमनेस के अंदर, तो यार 10 से ज़्यादा कम नहीं करना,
अच्छा अच्छा, मतलब इसके आसपास ही होना चाहिए तो फीचर्स। इसके आसपास, इससे यानी थोड़े बड़े होना चाहिए। आखिरी लेयर अगर 10 है ना, तो उससे पहले पहले अच्छा आपके 10 से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, अब नेटवर्क का साइज इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, पहले कितने थे, 6 6, अब कितने कर दिए, 512 512। क्या हुआ, बिगर नेटवर्क अभी भी सर्किल है। अब क्या हो रहा है, काउंट करें कहां से ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही, गोल वाले सर्किल पे। लॉस दोबारा, नंबर दोबारा कहां से बढ़ना स्टार्ट हो गया, बताएं। उससे सर 2 3 ये से। देखें, ये आया और उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, जैसे भी ये बढ़ रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे आपने ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि अगर नेटवर्क का साइज आप बढ़ा दें तो ओवरफिटिंग क्या होगी, कम हो जाएगी या नहीं, या और जल्दी स्टार्ट ओवरफिटिंग होगी। पर जल्दी स्टार्ट हो। तो ये जल्दी करना स्टार्ट हो चाहिए, जाएगा। ये नो, करना इट्स चाहिए। नॉट, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई साइज बढ़ाने से जल्दी से ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही है, और हमारा तो पर्पस था इन दोनों को आखिरी हद तक साथ रखें। तो जब ये आखिरी हद तक साथ नहीं दे रहे, ये तो दूसरे से यानी अलग होना शुरू हो गया है। ठीक है, एक यानी कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव होते हैं। तो ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी में आप देख लें भाई, अगर देखें एक्यूरेसी में क्या हो रहा है, एक्यूरेसी में मैंने कहा था ना कि आपका जो लॉस है ना, जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो लॉस एक्यूरेसी के वक्त, या लॉस जो आपका है ट्रेनिंग के वक्त, देखिए बड़े नेटवर्क का लॉस कम आ रहा है, गोल वाला जो सर्किल है कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये ट्रेनिंग के वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, गोल वाला भी जो रिड्यूस हो रहा है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस होना है, और जो आपका रियल नेटवर्क है उसका अभी भी इससे क्या है, बड़ा ज्यादा है, है। ज्यादा है। तो पहचान यही थी ना कि जब आप बड़ा नेटवर्क लगाएं तो यार आपकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन अनसीन डेटा के ऊपर वो फौरन ओवरफिटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो नेटवर्क का साइज बढ़ाने से ट्रेनिंग तो बड़ी अच्छी होगी, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन तो बड़ी अच्छी होगी, लेकिन फंसेंगे हम कहां पे, कहां फंसेंगे, अनसीन डेटा पे, वैलिडेशन डेटा। ये वैलिडेशन का है ना, ये देख, ये वैलिडेशन का है, और ये कब का है, ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, और वैलिडेशन को हम क्या कह रहे थे, जी वैलिडेशन को क्या कह रहे थे, और इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन। तो हमारा जो कंसर्न है ट्रेनिंग से तो है ही नहीं, ट्रेनिंग तो भाई बड़ी अच्छी होगी, जितना नेटवर्क का साइज अगर मैं और ज्यादा बढ़ा दूं ना तो और ज्यादा आपके लॉसेस कम होंगे, लेकिन हमें ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ी अच्छे रिजल्ट चाहिए। हमें जो अच्छे रिजल्ट चाहिए वो किस पे चाहिए, जी हमें तो दोस्तों, अच्छी, हमें सर ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग भी अच्छी चाहिए, और हमें जो ओवरफिटिंग है वो भी रिड्यूस करनी है। ये तो बड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो होगी ना वो क्या होगी, वैलिडेशन की होगी। ठीक है, हमारी जो प्रायोरिटी होगी ज्यादा, हाँ ठीक है, वैलिडेशन भी अभी अनसीन डेटा है। ठीक है, वैलिडेशन में अभी क्या अनसीन डेटा है, लेकिन असल जो कंसर्न है ना, वैलिडेशन जब हमारे हाइपर पैरामीटर सेट हो जाते हैं तो फाइनली जो हम चेक करते हैं ना, असल जो कंसर्न है 100% वाला, वो है हमारा टेस्टिंग के साथ, वो बिल्कुल प्योर अनसीन डेटा होता है। ठीक है, तो फाइनल कंसर्न हम उसी से देखेंगे, लेकिन वैलिडेशन पे जब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है, ये श्योरिटी है कि भाई आपके टेस्ट डेटा पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सही है, याद रहेगा। टेस्टिंग के लिए हम इवेल्युएट करते हैं ना फाइनल, तो इवेल्युएट का फंक्शन लगा, बिल्कुल फाइनल वो लॉस हमारे सबसे कम होना चाहिए। ठीक है,
नहीं उसमें भी देखिए होता है, हाँ मीन स्क्वायर एरर, फिर वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी वगैरह नहीं होती। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर याद था, मीन स्क्वायर एरर याद है, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने देखा था परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, तो उसमें ये बताता था कि 2 का गैप आ रहा था प्लस या माइनस में। अगर 25 रुपये घर के प्राइस हैं तो वो या तो वो 27 बताएगा या 23 बताएगा, ऐसा ही था। जी सर। ठीक है, तो वो जितना कम आप ला सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर जितना कम हो आप कोशिश करें। ठीक है, नियर टू जीरो लाने की कोशिश, नहीं आता तो फिर कुछ ना कुछ तो मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा। अच्छा जी, हमारे पास एक पहला हथियार आ गया जंग लड़ने। जी सर एक सवाल और है, अभी हमने जो एग्जाम्पल में चेक किया कि जब हमारा सैंपल साइज ज्यादा था तो ओवरफिटिंग ज्यादा आ रही थी, और जब हमने इसको रिड्यूस कर दिया तो कम हो गया। नहीं अब सैंपल साइज सवाल नहीं, ये बनता है कि जैसे सैंपल साइज नहीं है यहाँ पे, ये सैंपल साइज नहीं है, ये आपके नेटवर्क साइज है। अच्छा सॉरी नेटवर्क से, ठीक है, तो क्यों सैंपल जितने ज्यादा हो वो तो बहुत अच्छा है। हाँ वही मेरा सवाल वही था कि हम तो हमारी तो स्टडी यही है एमएल के अंदर और डीप लर्निंग में कि डेटा साइज हमने ज्यादा रखना है इसको। सही, तो ये डेटा साइज नहीं है, ये सैंपल साइज नहीं है, ये तो नेटवर्क का साइज है, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ अच्छा लेयर्स। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, हमारे पास एक और जंग लड़ने के लिए हथियार है जिसका नाम है L1 और L2 रेगुलराइजेशन, जिसे हम प्लेंटिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा हमारे पास वेट रेगुलराइजेशन। आपके जो वेट्स जनरेट होते हैं ना, W और B, याद है ना, ये 2 वेट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो वेट्स जनरेट होते हैं W एंड B, उनको जनरेट करवाने के लिए अभी तो रैंडमली खुद जो चाहता था ऑप्टिमाइजर, या आपका क्या था, ऑप्टिमाइजर था ना, हाँ ग्रेडियंट डिसेंट में आपके क्या होता है ऑप्टिमाइजर, तो वो ऑप्टिमाइजर जो अपनी मर्जी से चाहता था वो वेट जनरेट करता था, यानी W और B की वैल्यू बैक प्रोपगेशन में। याद है या नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर जब हमने पढ़ा Yes, था, इनपुट जाता है, वेट्स होते हैं, ठीक है, और प्रिडिक्शन होती है। ये आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन था, आपकी प्रिडिक्शन और रियल वैल्यू के दरमियान आप लॉस यानी डिफरेंस मालूम करते हैं, जो कि आपका लॉस कहलाता था। लॉस पे आप क्या निकालते थे, डेरिवेटिव, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट। तो आप क्या कहते हैं, उसका अगेंस्ट आप वेट्स को पीछे जाके अपडेट करते थे चैनिंग रूल के तहत। तो ये जो प्रोसेस था, ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता था, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। तो पीछे जाके जो लॉस निकालने के बाद वो वेट्स को अपडेट करता है, वो क्या होते हैं, वेट्स को अपडेट करना, जिसे हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपके जो वेट्स जनरेट होंगे ना, W और B की वैल्यू, ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी क्या थी, वो फिक्स थी, नहीं वो फिक्स नहीं थी, वो रैंडम थी। वो बहुत बड़ी वैल्यू भी जनरेट कर सकता है और वो बहुत छोटी वैल्यू भी जनरेट कर सकता है, ऐसे ही। असल में ये वेट्स ही तो लर्न होते हैं ना, ये वेट्स तो फाइंड किए जाते हैं कि क्या वेट्स होना चाहिए। ठीक है, ये बात W और B यूज होती हैं, वो फाइंड वही लिखते हैं। रैंडमली अभी कुछ भी आपकी क्या होती है, यहाँ पे फंक्शन, 2 फंक्शन, एक क्या नाम है, एडिंग वेट रेगुलराइजेशन के, जिसका नाम है L1 L2। ठीक है, क्या नाम है इन दोनों के, L1 और L2। L डिस्टेंस वाला आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, मैनहट्टन डिस्टेंस, यूक्लिडियन जी। डिस्टेंस। जी सर। yes sir. ठीक है, तो ये वही वाला डिस्टेंस है कि एक में एब्सोल्यूट एरर निकालता है और एक में स्क्वायर एरर निकालता है। स्क्वायर एरर जो है मैनहट्टन, और एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या है आपके पास, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस यानी फाइंड करने का फार्मूला है, L1 और L2 रेगुलराइजेशन कहता है, और ये क्या कहता है, द कोस्ट एडेड इन प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेट्स कोएफिशिएंट। तो जो भी वेट जनरेट हो रहे हैं ना, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये निकालेगा, और इसको हम कहते हैं L1 नॉर्म ऑफ द वेट्स। इसी तरह दूसरा वाला जो है वो क्या निकालेगा, स्क्वायर एरर। तो L1 का मतलब है एब्सोल्यूट, और L2 का मतलब क्या हो गया जी दोस्तों, L2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर।
एरर्स जो हम निकालते हैं ना, तो ये एरर्स को याद रख लें। तो L1 और L2 हमारे पास रेगुलराइजेशन टेक्निक है, जिससे आपके जो कोफिशिएंट जनरेट होते हैं उनको हम एक लिमिटेड यानी रेंज के दरमियान हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इतने ही जनरेट होना चाहिए, यानी कम या ज़्यादा में, और उससे जो एब्सोल्यूट एरर वगैरह यानी कैलकुलेट होगा वो L1 और L2 के डिस्टेंस के तहत होगा। तो जब हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, देखें यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये डेंसली कनेक्टेड लेयर है, और डेंसली कनेक्टेड लेयर के बाद इन्होंने इसी के अंदर वेट जनरेट करने के लिए क्या लगा दिया जी दोस्तों, एक पैरामीटर पास कर दिया लेयर के अंदर ही कि 16 आउटपुट होंगे, वेट्स L2 से जनरेट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन ये होगा, इनपुट शेप ये होगा, सही है। अभी इसने कौन सा पास किया है यहाँ पे, मुझे ये बताएं, वेट रेगुलराइजेशन की कौन सी टेक्निक अप्लाई हुई है यहाँ पे, L2 कौन सी है ये, L2, ठीक है। अच्छा, अब वो जो वेट्स की स्कीम है ना, मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दी 0.001, आपके जो वेट जनरेट होंगे यानी प्लस या माइनस जो भी हो रहे होंगे वो इस वैल्यू से होंगे। L2 का मतलब क्या था, स्क्वायर, L1 का मतलब क्या, एब्सोल्यूट, ये याद रहेगा ना, स्क्वायर, और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। तो ये जो कोफिशिएंट आपका जनरेट हो रहा है उनकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। एक के अंदर आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर कोफिशिएंट का, और दूसरे में आप निकालेंगे एब्सोल्यूट कोफिशिएंट का। देन यहाँ पे आप इसको पास करेंगे, तो पहली लेयर में यानी जो डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकला होगा, जो आपके वेट W और B की वैल्यू जनरेट हुई है, उसको स्क्वायर निकालते हुए इसने कैलकुलेट किया है, और दूसरे के अंदर इसने क्या किया है, उसमें भी इसने स्क्वायर निकालते हुए कैलकुलेट किया है। तो अब आप इससे देखें, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोफिशिएंट को 0.00, ठीक है। तो आपकी जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर प्लस या मल्टीप्लाई जो भी होगा ना, ऐड चेंजिंग जो आएगी वेट्स के अंदर, बैक प्रोपगेशन में चेंजिंग आती थी ना, तो वो जो चेंजिंग आएगी वो चेंजिंग इतने पॉइंट से आएगी, प्लस या माइनस के अंदर। तो इससे देखिए फायदा क्या हुआ, ये देखें L2 रेगुलराइजेशन से आप क्या चीज नोट कर रहे हैं मुझे बताएं, लॉस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे जी, डॉट वाला जो है वो आपका क्या है, ये देखिए ना, यहाँ पे पहले पॉइंट पे कम हुआ, दूसरे पे कम हुआ, ठीक है, तीसरे पे कम हुआ, चौथे पे। अच्छा देखें, ओवरफिटिंग हो रही है स्टार्ट, ठीक है, लेकिन ये ओवरफिटिंग जो कम है, ये आप देखें जो आपका ओरिजिनल नेटवर्क है, ठीक है, ओरिजिनल नेटवर्क जो है उसके मुकाबले में अब भी ये नेटवर्क को रोक रहा है कि एकदम से नहीं बढ़े। यहाँ तो देख रहे ना एकदम से ऊपर कितनी जल्दी ऊपर जा रही है, देख रहे हैं, और यहाँ पे भी ऊपर जा रही है लेकिन एकदम से नहीं जा रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिरी हद तक जितना कोशिश कर सकते हैं हम उसको नीचे की तरफ रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको हम प्लेंटिव फंक्शन भी कहते हैं। ये चीज दिख रही है रिजल्ट के अंदर जी दोस्तों। L2 का फायदा देखा, फंक्शन कहते हैं सर, सॉरी फंक्शन का नाम क्या बताया आपने, L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो ये जितना इससे कोशिश कर सकता है, जितनी हद तक ये कोशिश कर सकता है, ये ओवरफिटिंग को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो आप देखें L2 रेगुलराइजेशन लगाने से भी आपकी ओवरफिटिंग क्या होती है, रुकती है, जितनी हद तक आप रोकना चाहें। अच्छा दूसरा क्या है, आप इन दोनों को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें क्या किया यहाँ पे, रेगुलराइजेशन टेक्निक में हम गए और वहां से कहा L1 और L2 दोनों उठा दो, तो आप दोनों एक साथ भी पास कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल दोस्तों, L1 और L2 के अंदर दो हथियार आपके पास आ गए। पहला हथियार नेटवर्क का साइज रिड्यूस कर दें, दूसरा हथियार क्या है, जो आपके कोफिशिएंट जनरेट हो रहे हैं, तो वेट रेगुलराइजेशन, उसके अंदर आप L1 और L2 को इस्तेमाल करना है। क्या फायदा होगा इससे जी दोस्तों, ओवरफिटिंग रिड्यूस होगा, ओवरफिटिंग क्या होगी, इससे देर तक रुकेगी, इससे क्या होगी, ओवरफिटिंग देर तक, जितनी यानी दोनों ग्राफ के अंदर एक वाज़ा फर्क होगा। ये
हत्तल इम्कान कोशिश करेगा कि आपकी ओवरफिटिंग कम से कम रहे, आपकी वैलिडेशन का लॉस एकदम से ऊपर नहीं जाए। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेक्निक बता रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल? सर हमें ये कैसे पता लगा मतलब कि हमने L1 और L3 के 2 की वैल्यू कौन सी रखनी है? नहीं, इसका देखिए कुछ भी नहीं पता, ये हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के हम देखेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता। अच्छा, ये ना आगे जाके हम चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे, हाइप्रास वगैरह इस तरह करके कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको हाइपर पैरामीटर भी बताती है। तो अभी मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना हाइपर पैरामीटर क्या होंगे, और ये रिसर्च के अंदर है, अभी तक ऐसा कोई वो टेक्निक नहीं है कि जिससे मैं बता सकूँ 100% कि ये हाइपर पैरामीटर होना चाहिए, इतनी नोट्स होना चाहिए, इतने आपकी यानी लेयर्स होना चाहिए। तो अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास एल्गोरिथम नहीं है जो 100% हमें बताए कि इतनी इतनी चीज़ें होना चाहिए। सही है सर ये हाइपर जो दोनों पैरामीटर चीजें आप खुद डालेंगे, ये जो जो इंसान सर ये खुद दोनों बनाता हम है ना चीजें मशीन लर्निंग इंजीनियर, उसको हम क्या बोलते हैं? सर ये हाइपर जो दोनों पैरामीटर। हाँ सर ये जो हम एक दोनों मिनट, चीजें देख रहे हैं आपकी यहाँ पे आवाज़ कि थोड़ी सी मिस हो गई, एक मिनट जस्ट। हाँ सर ये जो अब देख रहे हैं कि हमने L1 L2 लगाया और ऊपर हमने क्या कहते हैं उसका ओवरफिटिंग को जो कंट्रोल करते हैं, ये टेक्निक हमें क्या कहते हैं, जैसे कोई हम इमेज हमें आइडेंटिफाई करना होगा वहां पे इसको अप्लाई करके यूज कर रहे होंगे, या कहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे होंगे, या डेटा के साथ हम किस तरह से इसको लिंक करेंगे? यार ये मतलब मुख्तलिफ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम इसके ऊपर कौन सी आएगी जिसपे हम इसको यूज कर रहे हैं? देखें किसी भी डेटा पे अप्लाई हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको ऑडियो पे करें, वीडियो पे करें। आपका जितना भी डेटा है ना न्यूरल नेटवर्क में जब जाता है अच्छा उसमें क्या अप्लाई होता है? डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही जी जी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होता है ना, कि आप क्या हाँ करते हो WX प्लस B, तो W को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ? X के साथ। X जी तो जी आपका कांस्टेंट है जो कि इनपुट है, जबकि W जो है ये जनरेट होता है। अच्छा तो ये जो W की और B की वैल्यू जनरेट हो रही है वो किस टेक्निक से हो ये हम यहाँ बता रहे हैं। सही है। तो मैं इसको CNN में भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसको RNN में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये टेक्निक है भाई, आप कहीं भी सही इस्तेमाल है। कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं अच्छा पड़ता। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आखिरी हथियार, इसके अलावा भी हैं हथियार, लेकिन आखिरी मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें 3 टेक्निक को यानी डिस्कस किया है, बाकी और भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, उनको मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आखिरी हथियार मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ? ड्रॉप आउट। देखिए ड्रॉप आउट पता क्या, ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट ये समझें। ड्रॉप आउट, पहली बात आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त अप्लाई होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि ड्रॉप आउट कब अप्लाई होगा, किस वक्त अप्लाई होता है ड्रॉप आउट? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग के वक्त। अच्छा, ड्रॉप आउट करता क्या है? मैं आपको कोई भी इनपुट दूं ना जो ट्रेनिंग के लिए आए, इसके अंदर एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड आप खुद डिफाइन करते हैं। थ्रेशोल्ड की जो रेंज है ना वो 20% से 50% के दरमियान जो आप देना चाहें दे सकते हैं, फिक्स नहीं है, लेकिन रेंज आपको बता दी कि इस रेंज के दरमियान दे। कहाँ से कहाँ तक? जी दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक ये रेंज है आपके पास, और यानी ड्रॉप आउट करवाने के लिए 0 and 1 20 से कहाँ पे एंड हो रही है? 20 से जी सब 50 तक है ना। अच्छा, और दूसरी मैंने चीज़ क्या बताई है इसके अंदर, ड्रॉप आउट सिर्फ और सिर्फ किस वक्त अप्लाई होता है? ट्रेनिंग। ये 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे, ट्रेनिंग के वक्त अप्लाई होता है, और इसकी जो रेंज है वो 20 से 50% के दरमियान ही, जो भी आप लगाना चाहें, 21 भी लगा सकते हैं, 25 भी लगा सकते हैं, 30 भी, क्योंकि ये हाइपर पैरामीटर है, हम खुद डिफाइन करते हैं, तो लेकिन इसकी रेंज बताती है इतनी लगा दी। अच्छा, ड्रॉप आउट में होता क्या है? ट्रेनिंग के वक्त जो भी आपके पास इमेज आए, ट्रेनिंग के वक्त आपके पास जो भी डेटा है उसमें से अगर मैं कहता हूँ 50% चीज़ें मिटा दो, यानी कासिम की तस्वीर मैंने दी, इसने कुछ आँख के पिक्सल मिटा दिए, कुछ कान के पिक्सल मिटा दिए, कुछ आईब्रो के पिक्सल मिटा दिए, आईलैश के यानी इसने पिक्सल मिटा दिए, फॉरहेड के पिक्सल रिमूव कर दिए, 50%। यानी तस्वीर के अंदर जो 50% चीज़ें थी ट्रेनिंग के वक्त, कासिम को लर्निंग करते वक्त इसने वो चीज़ें क्या की सॉरी जी, उसने वो चीज़ें क्या की? रिमूव कर दी। ये चीज़ समझ आई?
अब जैसे इस एग्जाम्पल से आप देखें, यहाँ पे इसने ना 50% बताया, ड्रॉप आउट का रेशियो कितना बताया, 0.5 का मतलब 50%, 0.2 का मतलब 20%, 0.25 का मतलब क्या होगा बताएं आप, 0.25 का मतलब क्या होगा, 25%। 25%, 0.35 का मतलब 35%, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम बता रहे हैं। अच्छा देखिए ये तस्वीर हमारे पास आई, इस तस्वीर के सारे पिक्सल भरे हुए पहले वाले के या नहीं, सब पिक्सल भरे हुए हैं ना, कोई भी सेल खाली दिख रहा है, नहीं सारे फिल है। ठीक है। अच्छा अब मैंने इस पे ना ड्रॉप आउट टेक्निक अप्लाई, जैसे ही ड्रॉप आउट टेक्निक अप्लाई की तो आप देखिए इसने पहला जो 3 था ना उसको हाईलाइट करते हुए इसने क्या कर दिया, 3 को क्या रिप्लेस कर दिया, 0 से, जो 0 था उसका चले 0 रहने दिया, ठीक है। और इसी तरह बीच में भी किसी वैल्यू को, ये 0 था इसने 0 किया है, समझे, रैंडम, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 था, इसको भी इसने क्या कर दिया है, ऐसे ही, सही है। तो इसने हमारे पास 1 2 3 4 4 और 4 16 में से कितने चीजों को इसने 0 किया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी राउंड अगर हम करें तो ये इसने 50% डेटा को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब है उन पिक्सल को रिप्लेस कर दिया है 0 से, और ये सिर्फ और सिर्फ किस वक्त अप्लाई होगा, ट्रेनिंग के वक्त। तो ट्रेनिंग के वक्त सीखने के लिए मेरे पास जो भी चीज आएगी उसमें से मैं 50% चीजों को रिमूव कर दूंगा। अच्छा ये 50% फिक्स नहीं है, 50% मैंने बताया है, तो ये अपनी मर्जी से हो सकता है 35% करे, 40% करे, 20% करे। तो ये थ्रेशोल्ड मैंने बता दिया कि यार इस रेंज के दरमियान तुम ना अपनी मर्जी से डेटा को रिमूव करते जाओ। ये चीज क्लियर है। बट इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल खुर्रम, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात आती है कि ड्रॉप आउट जब मैं अप्लाई करता हूँ तो आपकी इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो भी तो रिमूव हो सकता है, बिल्कुल होगा क्योंकि ये रैंडमली रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी रिसर्च ये बताती है कि इम्पोर्टेंट फीचर लर्न होने के, डिलीट होने के बाद भी, रिमूव होने के बाद भी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा शायद फर्क आए, लेकिन जनरलाइजेशन आपकी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। यानी ट्रेनिंग में हो सकता है आपकी एक्यूरेसी पहले 90% आ रही थी, 89 आए, लेकिन अब जो आपकी जनरलाइजेशन है वो भी 80 के करीब ही होगी, यानी 87 85 के करीब होगी। वरना पहले अगर मैं कहता हूँ 90% था तो वैलिडेशन की जो आपकी एक्यूरेसी थी वो थी आपकी 82, तो आपका 8 या 10 का फर्क आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब आपने ड्रॉप आउट की टेक्निक अप्लाई की, यहाँ पे अब आपकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी लाइक मैं कह रहा हूँ 89 है, लेकिन वैलिडेशन की एक्यूरेसी भी आप देखेंगे 87 88 के दरमियान होगी। तो ये बेहतर है ना, अनसीन डेटा के ऊपर रिजल्ट आपको अच्छे मिलने या नहीं, सर ये बात लेकिन समझ आई, होना नहीं चाहिए। लेकिन सर क्या चीज? बाजार तो लग रहा है कि अगर आपने मेन फीचर्स अगर ड्रॉप आउट कर दिए तो फिर तो आइडेंटिफिकेशन तो हम इतनी एक्यूरेट तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब इसको ना थोड़ा समझते हैं कैसे। पहले ना मैं कासिम की ना पूरी आंख दिखा रहा था, ठीक है। तो आप क्या करते थे, कासिम की पूरी आंख देखते थे और उसके ऊपर आपने सारी चीज़ें लर्न कर ली कि आंख ऐसी होती है, आंख के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, मैंने आंख का ना आपको कुछ सिर्फ आई बॉल या कुछ पार्ट दिखाया, जब आपने ड्रॉप आउट अप्लाई किया तो अब क्या किया, अब पूरी आंख नहीं दिखाई, अब क्या दिखाया आपने, आंख का कुछ पार्ट दिखाया और कुछ पार्ट मिस है। तो न्यूरल नेटवर्क वो क्या करेगा, उसने सीखा कि यार कुछ पार्ट मिस भी होता है, तो अब मैं आपको ना उससे मिलती जुलती जब आंख दिखाऊंगा ना, तो उसने ट्रेनिंग के वक्त ये सीखा होता कुछ चीज़ें मिस भी होती और यहाँ पे कुछ चीज़ें उसको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो इसको अब उसको पहचानना बड़ा आसान होगा बानिस्बत कि आपने पूरी चीज़ें सीखी हुई हैं और पूरी चीज़ को ही आप पहचाने। लेकिन अब क्या हुआ है, आपने कुछ चीज़ें आंख जब देखी थी तो उसको सीखते वक्त ही कुछ चीज़ें मिस थी, तो आपने सीखा था कुछ चीज़ें मिस भी होती हैं, तो आप उसको जोड़ने के लिए उनके दरमियान क्या चीज़ें, क्या पिक्सल हो सकते हैं वो फाइंड करने के लिए भी आपने चीज़ें सीखी थी, अपने दिमाग पे गौर दिया था। पजल्स जो है ना, वो पजल्स को सॉल्व करने वाली ट्रेनिंग के वक्त ही आपके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड कर दी गई। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। हाँ, तो अब जब अनसीन डेटा आपके पास आएगा तो
तो आपका नेटवर्क इस काबिल है कि अगर उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप तो क्विक बता देंगे, लेकिन अगर कोई चीज मिस है तो वो आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि यार यहाँ पे क्या पिक्सल होना चाहिए, पजल सॉल्व करके आप और अच्छे तरीके से उसको बताएंगे। ये चीज समझ आई? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है सर जैसे एग्जाम्पल हमने जैसे एग्जाम्पल पढ़ी थी ना पहले कैट एंड डॉग वाली, तो अगर उसमें कोई इस तरह से ड्रॉप आउट हुए होंगे फीचर, तो वो तो उसको कंफ्यूजन होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कैट है या डॉग है। अच्छा नहीं, देखिए इसको मैं फिर कह रहा हूँ ट्रेनिंग की एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो अनसीन डेटा वाला होगा ना उसके ऊपर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा, तो हमारा जो कंसर्न है ना वो अनसीन डेटा के ऊपर है, वैलिडेशन डेटा के ऊपर है, तो ये टेक्निक अप्लाई करने से मुझे अनसीन डेटा पे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अच्छा ये ट्रिक जो यानी जो भी इसके यानी ऑथर है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर वगैरह लिखा हुआ है, और AI फॉर एवरीवन के अंदर उसने क्या नाम है एंड्रयू एनजी ने उनको बुलाया भी था, तो अभी इनका नाम देखते हैं कौन है। अच्छा मुझे सबसे पहले एक चीज़ रिमूव करनी है, ये सर्किट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ड्रॉप आउट के ऊपर पूरा रिसर्च पेपर लिखा गया है, और ये देख सकते हैं ये ड्रॉप आउट पे लिखा है, AMA रेडिट जो भी हैं इनका ये रिसर्च पेपर देख लिएगा। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि ये जो रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा किस तरह यानी ये मुतासिर हुए किस चीज़ से, और इसके देखते वक्त अट्रैक्शन जो थी, और इन्होंने ड्रॉप आउट टेक्निक को यानी इंक्लूड किया या इजाद किया, जो भी कह रिसर्च है। देखिए जो भी यानी इस पेपर के ऑथर थे वो जब भी बैंक जाते थे, बैंक के अंदर बैठा होता कैशियर जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली हम उसको कहते हैं टेलर। ठीक है, यानी बैंक के टर्म्स के अंदर उसको कहते हैं टेलर। तो जो भी टेलर यानी कैशियर वहाँ पे बैठा हुआ है, हर दफ़ा जब भी ये बैंक जाते हैं ना तो 3 महीने या 5 महीने बाद वो टेलर चेंज मिलता है। ठीक है, वो टेलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसकी यानी जो पोस्टिंग है वो क्या होता है, उसकी जगह कोई और बंदा बैठा हुआ होता है। अब क्वेश्चन किया कि ऐसा कुछ क्यों होता है, आपको पता है? तो उसने कहा सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन हर 2 महीने 1.5 महीने बाद हमारी पोस्टिंग एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर दी। फिर इन्होंने घर पे आके रिसर्च की तो पता चला कि होता क्या है कि फ्रॉड और इस तरह की चीज़ों को यानी देखें, अगर एक ही कैशियर वहाँ पे बैठ रहा है, आप वहाँ पे 10 दफ़ा जाएं तो आपकी उससे अच्छी सलाम दुआ हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो वो आपको फेवर देने लग जाता है, ऐसा ही या नहीं? किसी भी जगह पे आप एक बंदे से बार बार मिलते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपकी अगर अच्छी सलाम दुआ हो जाती है तो वो आपको फेवर देने लग जाता है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा अभी जो फेवर बैंक ये कहता है कि यार ये फेवर इसको नेगेटिव वे में तो दे सकता है, फ्रॉड वगैरह हो सकता है, फेवर दी तो बैंक के सिस्टम से मुतासिर हुआ। बैंक ने जो सिस्टम बनाया सबके लिए इक्वल वाला, वहां पे वो सिस्टम मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये सलाम दुआ की बेस के ऊपर बार बार मिलने की बेस के ऊपर उसको फेवर देना स्टार्ट कर देते कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैं फेवर दूँ, उसका काम जल्दी से निकाल। सही, ड्रॉप आउट जो था इसी से मुतासिर होकर बनाया गया कि अगर मैं इनको ये जो बैठे या हमारे यहाँ रहने वाले हैं, मैं यहाँ पे इनको जीरो कर दूँ, मिटा दूँ, इनको रिप्लेस कर दूँ, चेंज कर दूँ, कभी इसको सीखो कभी इसको सीखो, एक ही पिक्सल को एक जगह सारी चीज़ें बिठा के मैं नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी अब ये नया बंदा हमारे पास क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, तो कैशियर चेंज होता है। हर दफा कैशियर उसको बिल्कुल ट्रीट करेगा जैसा हम चाहते हैं, बैंक जैसा चाहते हैं, तो उससे फ्रॉड और आपकी यानी जो बायसनेस है ये सारी की सारी चीज़ें रुक सकती हैं। ठीक है, ये इनकी रिसर्च थी। तो जब ये इन्होंने रिसर्च देखी कि यार ये बायसनेस और ये चीज़ें यानी इस चीज़ों की वजह से होती हैं, तो रैंडमली हमें मूव कर देना चाहिए। मूव तो यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि पिक्सल फिक्स है ना लर्न करने के लिए, तो इसने क्या किया, उसको रिमूव कर दो, मिटा दो। कुछ चीज़ें सीखो रैंडमली, कुछ चीज़ें मिटाओ, कुछ से सीखो कुछ चीज़ें मिटाओ। तो ये टेक्निक इस तरह आई थी ड्रॉप आउट। सही, याद रहेगी? तो ड्रॉप आउट सिर्फ आप ये डायग्राम को देख लें कि जितने आपको पिक्सल देंगे आप थ्रेशोल्ड बताएंगे 50%, 20%, 25%, उतने परसेंट सेल्स को सिलेक्ट करके जीरो कर देता है। तो ट्रेनिंग के वक्त कुछ फीचर्स को आप सिलेक्ट करके जीरो कर दो, तो इस जीरो करने वाली कहानी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट। लेकिन इससे अनसीन डेटा के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आप एक लेयर ऐड करें, जैसे कि डांस लेयर थी, इस तरह कौन सी लेयर है हमारे पास,
जी, सबको आवाज आ रही है? यस जी सर आ रही है। ठीक है, इस लेयर का नाम क्या है हमारा? ड्रॉप आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपने ड्रॉप आउट लेयर लगा दी, 50% ट्रेनिंग के वक्त ही ड्रॉप कर देगा, 50% फिर दूसरी वाली से भी ड्रॉप कर देगा। तो आप देखें अब ड्रॉप आउट से भी क्या ओवरफिटिंग कम हो रही है? कौन से पॉइंट से ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रही है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें और 6ठे पॉइंट से आपकी ओवरफिटिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है ड्रॉप आउट टेक्निक भी आपकी मदद करती है किसमें? ओवरफिटिंग को रोकने के, रिड्यूस। ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निक थी। अब ये बता रहा है कि ओवरफिटिंग जब भी आपके पास आए ना, पहला तरीका क्या होना चाहिए आपके पास? पहली चीज क्या करेंगे आप अप्लाई? ओवरफिटिंग क्या चीज अरेंज करने की कोशिश करनी है? मैं मोर डेटा लेके आऊं। ठीक है, तो आपके ओवरफिटिंग आ रही है, आप बोले यार मेरे पास डेटा कम है और दो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन बोलिए भाई यही डेटा है, इसके बाद नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरा मैं तरीका क्या अप्लाई करूं? जी क्या करना चाहिए मुझे? 2 पॉइंट नेटवर्क साइज रिड्यूस कर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रहे कि यार ये फिक्स स्टेप नहीं है कि पहले ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, चौथा ये करो, फिक्स नहीं है। आपकी मर्जी है भाई, इसमें से कोई सी भी चीज आप पहले अप्लाई कर दें, ठीक है। ये डिस्क्रीट यानी पोजीशन के ऊपर है, ये कोई पोजिशनल 1 2 3 यानी उसके ऊपर नहीं, ये अनऑर्डर है, ठीक है ना। कोई भी चीज पहले कर लो बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तीसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं? L1 L2, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, और आखिरी क्या है आपके पास? ड्रॉप आउट 20 के दरमियान चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई होता है? ट्रेनिंग डेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सर आई हैव क्वेश्चन ओवर हियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मेरा ये क्वेश्चन है कि यूजुअली इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट? एंड जो हमारे पास डेटा के अंदर जो प्रेडिक्शन की या क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हम उसके ऊपर सिर्फ मशीन लर्निंग ही की ये चीजें अप्लाई कर रहे होंगे, या हम डीप लर्निंग के मॉडल को भी अप्लाई करना शुरू कर दें कि हम जी मॉडल डीप लर्निंग में बनाएंगे? आमतौर पे डीप लर्निंग जब सिर्फ इमेजेस पे और वीडियोस पे ही बात कर रहे होते हैं लोग, इसके अंदर दूसरी चीजें डिस्कस नहीं करते। डिस्क्रीट डाटा, कोई मार्केट का डेटा आ जाए, क्या उसके ऊपर भी आप यही कहेंगे कि ये चारों चीजें अप्लाई करें डीप लर्निंग? अच्छा देखिए खुर्रम, हम बात अगर करें ना, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पहले भी थे, ठीक है, और अभी भी हैं, और बहुत से एल्गोरिथम हैं जो कि देखिए मशीन लर्निंग का पहला फ़ायदा ये कम डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग जो बनाई है ML, वो कम डेटा के ऊपर अच्छी प्रेडिक्शन करवाने के लिए। अच्छा, फिर क्या होता है इसके अंदर आपको ना क्या नाम है, फीचर इंजीनियरिंग वगैरह खुद करना पड़ती है। फिर क्या हुआ कि हमारे पास किसी भी किस्म का डेटा हो, न्यूरल नेटवर्क जब आया, डीप लर्निंग जब आई, तो इसका मतलब ये है कि मैं हर प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन करवा सकता हूँ। लेकिन न्यूरल नेटवर्क ये कहता है कि मुझे बिग डेटा दो, ज़्यादा डेटा दो, ठीक है। अब जब ज़्यादा डेटा होता है तो वो सारी चीज़ें खुद फाइंड करता है जो भी रिलेशन होता है। फिर इसके अंदर वेरिएंट है न्यूरल नेटवर्क के भी, जैसे कि CNN है इमेजेस के लिए, ठीक है, सीरीज डेटा के लिए। इसी तरह आप यानी गेन के ऊपर काम करेंगे, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक्स हमें पता चलेंगी। इसका मतलब ये है कि मैं हर प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क की मदद से, जो भी यानी मशीन लर्निंग से मैं सॉल्व करता हूँ, वो सारी की सारी प्रॉब्लम में डीप लर्निंग से भी सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है।
तो आप कर सकते हैं, आप सारी की सारी, चाहे वो स्टॉक प्रिडिक्शन हो जो कि हम चैप्टर 7 में करेंगे, तो स्टॉक की प्रिडिक्शन सारा भी हम कर सकते हैं, चीज़ें करवा सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि किस तरह काम करता है तो आप यानी चैप्टर 6 को थोड़ा सा स्टडी करना, उसके अंदर RNN वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए जी, अब ये जो अब आखिरी स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो स्टेप है यूनिवर्सल वर्क फ्लो ऑफ मशीन लर्निंग। आपको मशीन लर्निंग का जो भी काम मिले, क्योंकि आपकी सब फील्ड है डीप न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग भी सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मशीन लर्निंग का जो भी काम मिले, आपको डायरेक्टली काम स्टार्ट नहीं करना, आपको करना क्या है, कुछ पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे इसने वो पॉइंट लिखे हुए हैं। चलें जी, स्टार्ट कर। आपको सबसे पहले जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, ठीक है, कोई भी डेटा सेट दिया जाएगा, तो आप पहले प्रॉब्लम को सुनेंगे। ठीक है, फर्स्ट यू मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम एट हैंड। सबसे पहले क्या डिफाइन करना है आपको, आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा कि स्टॉक प्राइस है और उसके अंदर मुझे प्रेडिक्शन करने प्राइस क्या होंगे, कितनी अर्निंग करेंगे, कितनी आपकी सेल होगी। ठीक है, आपने कहा कि यार ये तस्वीरें स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है। आपने कहा ये तस्वीरें हैं, इनको आपको 10 क्लासों में क्लासीफाई करना है। आपने कहा कि ये टैक्स है, इसको पढ़ के ये बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहली चीज़, आपको जब भी कोई काम दे तो आप उससे प्रॉब्लम सुने, प्रॉब्लम क्या है। जब आपने प्रॉब्लम सुन ली, उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद उस प्रॉब्लम में से क्या चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी। पहला सवाल आपका होना चाहिए प्रॉब्लम सुनने के बाद, व्हाट विल योर इनपुट डेटा बी। तो सबसे पहली चीज़ आपका सवाल क्या होना चाहिए कि यार आपने ठीक है ये बताया कि मुझे स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी, हमारा डेटा क्या है, अटेंडेंस कैसे लगाऊंगा। आपने कहा कि यार कैमरे से ना तस्वीरें हम CCTV कैमरे से ले रहे हैं, तो जो बच्चा इस लाइन से आगे गुजरे उसकी अटेंडेंस लगा दो, जो ना गुजरे उसकी एब्सेंट लगा दो। ठीक है, तो हमें पता चला हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, इमेज है। अच्छा, फिर हमें कहा कि आपको एक मॉडल बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट आता है, RFID से अटेंडेंस लगा देता है। ठीक है, और उसके बाद मॉडल की कुछ ट्रेनिंग है जो आगे हम बात करेंगे। जैसे अभी हमारे सलानी बैच 2 के स्टूडेंट हैं और वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सर सैयद के स्टूडेंट भी हैं। तो उसके अंदर वो कैमरे से इनपुट लेके, RFID से इनपुट लेके उसकी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, प्लस ये मार्क कर रहे हैं कि इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ या नहीं पहना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके पास चलनी है। तो हमें सबसे पहला सवाल, पूरी प्रॉब्लम सुनने के बाद हमें ये फाइंड करना है हमारे इनपुट क्या होंगे या क्या क्या होंगे। वो टेक्स्ट भी है, वो इमेज भी है, वो ऑडियो भी है, वो वीडियो भी है, हमारे पास इनपुट क्या होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। पहला सवाल क्या करेंगे आप डेटा आइडेंटिफाई कर लिया ताकि आप बेस्ट एल्गोरिथम फाइंड कर सकें कि कौन सा एल्गोरिथम किसके ऊपर चलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, क्या करना चाहिए। मैंने कहा स्क्रीन में देख के स्टूडेंट का अटेंडेंस लगा, मेरे वाले किस नाम के अनुसार स्टूडेंट का अटेंडेंस। आपने क्या तस्वीरें 10 तस्वीरों में से एक तस्वीर फल करता है, तो मुझे बता कौन सी तस्वीर है, तो मैं सिर्फ करवाना चाह रहा हूं। इतना बहुत सारी चीज आपकी रिग्रेशन है कि कितना आपकी सेल्स होगी कितनी नहीं होगी, तो आप प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं सेल्स। ये चीज समझ आई। इनपुट, आपका आउटपुट क्या होगा प्रेडिक्ट करवाने के लिए। तो पहले प्रॉब्लम को कंप्लीट सुने, कंप्लीट सुनने के बाद दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। क्लियर है जी दोस्तों? जी बिल्कुल, जबरदस्त, करेक्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको ये देखनी है, यू कैन ओनली लर्न टू प्रेडिक्ट समथिंग इफ यू हैव अवेलेबल ट्रेनिंग डेटा। सिर्फ आप क्या चीजें सीख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा में अवेलेबल है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कासिम, हमजा, जुनैद, इन 3 बच्चों के अटेंडेंस के लिए मॉडल ट्रेन किया हुआ है। अब वहाँ पे एक चौथा बंदा आ जाता है, तो हमारा मॉडल उस चौथे बंदे की अटेंडेंस लगाएगा या नहीं लगाएगा? पूरी तरह से स्किप करते हुए, ठीक है, नहीं लगाएगा। अच्छा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने मॉडल ट्रेन किया जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर, और फिर मैं उसको कहता हूँ कि दिसंबर और फरवरी के यानी नवंबर दिसंबर के अंदर क्या उसकी होगी, या अगस्त या सितंबर के अंदर क्या सेल्स होगी, तो हमारा मॉडल सही बता पाएगा जी दोस्तों?
और नहीं कर रहे। नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपने सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को डिसाइड किया और फिर ये देखा कि क्या चीज़ें ट्रेनिंग में अवेलेबल है। जो चीज़ ट्रेनिंग में अवेलेबल होगी उसी से आप यू कैन ओनली लर्न टू क्लासिफाई द सेगमेंट ऑफ मूवी रिव्यू। आपको याद है ना, आपने क्लासिफाई किया हुआ था IMDb को कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब कह रहा है इफ यू हैव बोथ मूवी रिव्यूज एंड सेंटिमेंट annotation available such as data availability is usually the limiting factor at this stage useless you have means to pay people to collect data for you। अच्छा अब देखिए मैं आपको यानी IMDb के लिए कुछ एक सिंपल के एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपने जो मॉडल ट्रेन किया ना IMDb में US बेस यानी जो आपकी यानी रिकमेंडेशन था वहाँ पे यानी रिव्यू फ्लैग में क्या नेटफ्लिक्स लेकिन भेजना US पाकिस्तान के जो रिव्यू दे रहे हैं सेम उसी तरह देंगे लिखेंगे प्योर यानी जो यानी ब्रिटिश इंग्लिश या US इंग्लिश उसी को देखते हुए लिखेंगे या यहाँ पे रोमन में भी रोमन इंग्लिश में भी ठीक है, तो रोमन में भी लिख रहे होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा है कि हमें फिर रोमन पैटर्न चाहिए। अगर पाकिस्तान में अगर आप चाइना में यानी प्रेडिक्शन करवाना चाहें तो चाइनीज़ में भी रिव्यूज़ चाहिए होंगे, यानी ट्रेनिंग डेटा के अंदर चाइनीज़ रिव्यू और उसके अगेंस्ट उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपको लेबल भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर। इनपुट और आउटपुट को आप यानी आइडेंटिफाई करो और ये चीज़ आपको मॉडल सीख सकता है जो ट्रेनिंग में मौजूद है, उससे हटके चीज़ें नहीं है। सही चीज़ क्लियर। ओके ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हमें देखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू फेसिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम देता हूँ कि आपको मैं घर की चीज़ें बताऊँ पैसे होंगे, कौन प्रॉब्लम है ये। जी दोस्तों, मैं आपको किसी भी घर वाली चीज़ें बताऊँ जो आप बताओ उसके प्राइस होंगे। लीनियर रिग्रेशन। प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो रिग्रेशन में आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं अब एक प्रॉब्लम चेंज करता हूँ, मैं आपको स्कूल से रेलेवेंट डिटेल बताता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि इस स्कूल की फीस पाकिस्तान में या कराची में क्या होगी। क्या फीस होगी, तो ये मल्टी क्लास नहीं, ले भी रिग्रेशन हुई लेकिन ये लीनियर नहीं हुई। ठीक है, ये भी रिग्रेशन है। अभी तो सिर्फ यही देख रहे हैं कौन सी क्लास में फॉल करते हैं, लीनियर वगैरह के उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। अच्छा मैंने ये कहा कि यार आपने ना तस्वीरें देख के ना आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन बंदा है। 4 बंदों की तस्वीरें देख के आइडेंटिफाई। तो ये कौन सी, एक ही क्लास इसमें मल्टी क्लास। मल्टी क्लास। अच्छा अब मैं ये कहता हूँ कि किसी ने भी एक पोस्ट लिखी है, कमेंट लिखा है, मुझे ये बताओ उसका जेंडर क्या, मेल है या फीमेल है। बाइनरी। बाइनरी, ठीक है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा है, उसकी मुझे ना आप ये बताओ, कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, उसको तस्वीर भी बताता हूँ, उसकी पोस्ट भी बताता हूँ, उसके क्या जो भी एट्रीब्यूट्स है आपको बताता हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि उस बंदे की सैलरी कितनी होगी, ठीक है, उस बंदे की हाइट कितनी होगी, उस बंदे का वेट कितना होगा। क्लस्टरिंग, मल्टी लेवल मल्टी लेवल तो है, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर रिग्रेशन है। एक से ज्यादा आपकी रिग्रेशन कंटीन्यूअस वैल्यू मिली ना, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक इमेज देता हूँ और उसमें मुझे बताओ कि इस तस्वीर के अंदर कौन बंदा है, उसकी कास्ट क्या है, ठीक है, उसकी नेशनलिटी क्या है। ये एक तस्वीर देख के आपको तीनों चीजें बताएं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी नेशनलिटी क्या है, वो बंदा कौन है। तो ये है मल्टी लेवल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है। अच्छा इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहता हूँ आपको जैसे ना अपना अलग अलग ग्रुप में बांट दो क्लस्टरिंग। मैं कहता हूँ ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा, इसकी डायमेंशन कम कर दें, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। अब मैं जब भी आपको आपके काम में जाने का सवाल हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्व करना है, अच्छा ठीक है, और क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और तो अब ये देखिए कि क्या चीज़ है पॉसिबल है। जैसा वो बंदा बोला भाई ये बच्चों की ना तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें देख के मुझे ये बताओ कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है तस्वीर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। उस बंदे की शक्ल देखिए या उसकी बॉडी देख के आप मुझे क्लासिफाई करके बताओ बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉसिबल है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर, अब जो तस्वीर इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। अगर वो चीज़ इन्फॉर्मेशन है तो आप कैसे प्रिडिक्ट करवाएंगे। अच्छा फिर आपने देख लिया, ठीक है यार ये चीज़ें हैं,
ये इनपुट है, ये आउटपुट है, निकाल सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। फिर आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन है, रिलेशन है, क्लस्टरिंग है, ठीक है, क्या चीज़ है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो चीज़ आपने देखी, ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ें हो गई तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, मल्टी क्लासिफिकेशन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अच्छा, फिर क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टाइप विल गाइड योर चॉइस। अच्छा, ये हमने 4.2 से लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर क्या होगा, लॉस फंक्शन क्या होगा एंड सो ऑन। इस चीज़ से मुझे पता चलता है ना, अगर मैं कहता हूँ रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन क्या लगेगा लास्ट ईयर पे, लॉस फंक्शन क्या होगा, मल्टी क्लास के अंदर क्या होगा, बाइनरी क्लास के अंदर क्या होगा, तो ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं। इसका ग्राफ था, टेबल के अंदर नंबर क्या था इसमें 4.2 4.1, ठीक है, जो कि अभी नेक्स्ट पेज पे आने वाला है। इसी से हमें पता चलता है अगर मुझे ये तीन चीजें मालूम नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो चीज उससे मैं प्रेडिक्ट करवा सकता हूँ ये कौन सी टाइप की मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। अगर मुझे ये चीजें मालूम नहीं है तो मैं आगे चीजें कर ही नहीं सकता, मैं नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता, मैं हाइपर पैरामीटर्स ऐड ही नहीं कर सकता, ऐसे ही ना, या नहीं। Yes, sir. तो ये कह रहा है you cannot move to the next stage until you know what your input and output are and what data you will use, ठीक है। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा आगे मूव नहीं हो सकते। बी अवेयर ऑफ द हाइपोथेसिस यू मेक एट दिस स्टेज, इसी से आप अपने हाइपोथेसिस बताते हैं, यानी माइंड में बना लेते हैं ये चीज इस्तेमाल होगी, ये चीज करूंगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी क्या कह रहा है, यू हाइपोथेसाइज, मैं हाइपोथेसिस बोल रहा हूं, हाइपोथेसिस अपने एक इमेजिन बना रहा हूं, नजरिया बना रहा हूं, दैट योर आउटपुट कैन बी प्रेडिक्टिंग योर इनपुट। तो यहीं से तो मैं डिसाइड करूंगा, जिसने कहा कि तस्वीर देख के सूरज की शक्ल देख के मुझे ब्लड ग्रुप निकालो, मैं क्या हो सकता है, बताया हो सकता है, नहीं हो सकता था, मैं तस्वीर देख के बताऊं कि उसका खानदान क्या है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं यानी बोलने के तरीके से या बहुत चीज़ें हैं उनसे मैं बता सकता हूँ कि क्या यानी किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस नेशनलिटी से बिलोंग करता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, हाइपोथेसाइज करना है कि हमारे आउटपुट में ये निकाल सकता हूँ मैं इनपुट से। फिर क्या करना है, यू हाइपोथेसाइज दैट योर अवेलेबल डेटा इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेटिव टू लर्न द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, जो मैं आपको बार-बार ही कह रहा हूँ कि यार रिलेशनशिप फाइंड करने पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है, कि मैं उसकी पॉज देख के ये बता सकूँ ये मेल है या फीमेल है, मैं उसकी चलने के स्टाइल से, उसके बोलने के स्टाइल से, उसके देखने के स्टाइल से बता सकूँ कि इसकी नेशनलिटी क्या है, ठीक है। जो चीज़ पॉसिबल है आप देखें, अगर पॉसिबल है उसके ऊपर काम करें, या हाइपोथेसाइज आप करें। अच्छा, फिर क्या है, until we have a working model, जब तक आपका एक वर्किंग मॉडल नहीं होगा, are merely hypothesized waiting to be validated or validated, not all problem can be solved, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, जैसे कि मैंने कहा कि तस्वीर देख के मुझे बता दो सब ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकते, साफ कहते हैं पॉसिबल नहीं, ये डेटा सही नहीं। आप उसको सजेशन देंगे कि ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम करना है तो ब्लड सैंपल की जो डिटेल वो मुझे बताओ, ठीक है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जिसको हम एक्स और वाई का मैप बना सकते हैं। जो इनपुट है, इनपुट के अंदर जो वाई को प्रेडिक्ट करने में इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक्स में मौजूद है तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसने देखिए बहुत सारे एग्जांपल दे रहा है स्टेशनरी प्रॉब्लम के ऊपर, जैसे आपका मॉडल होता है वो ट्रेंड किया ब्लैक जनवरी फरवरी में जी। सर ये ऑटोएमएल और इनके फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग को इनके कर सकता है। अच्छा, ये तो वर्ड आपने इस्तेमाल किया ना, ऑटोएमएल हम पढ़ेंगे चैप्टर पार्ट 4 के अंदर, और इसके अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो आपकी मशीन सारी चीज़ों को करती है, तो हम ऑटोएमएल के। तो सर यानी कि इसके चांसेस है कि रिप्लेस कर दे मशीन लर्निंग को डिपेंड। यार देखिए रिसर्च बेस है, अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, मैं 100% तो नहीं कर सकता क्योंकि लो लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आपको टेंशन ना होगी, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हद तक आप ऑटोमेट करें, 80% ऑटोमेट होगी। ओके, अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फीचर इंजीनियरिंग ना पहले मशीन लर्निंग में करना फर्स्ट था, लेकिन डीप लर्निंग में आप करते हैं आपको आ गई ना, ठीक है। इसी तरह अभी हाइपर पैरामीटर हम सेट करते हैं, अभी रिसर्च के अंदर ये बेनिफिट आगे जाके आप देखेंगे हाइपर पैरामीटर पे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक आगे जाके देखेंगे मे बी 100% ये चेंज कर दे, पॉसिबल है, कुछ भी नहीं कह सकता, रिसर्च है। अच्छा चलें, तो हम बढ़ते हैं, चलें सोचते हैं क्या चीज़ आ रही है, बस फिर करके एक चीज़ें ला रहा हूँ तो हमारे भी कंट्रीब्यूट होंगे इंशाल्लाह ताला आप लोग के। अच्छा, भी प्रॉब्लम बताइए जिससे सीजनली आपने जनवरी फरवरी में मॉडल को ट्रेन किया और प्रेडिक्शन आप करवा रहे हैं अगस्त की, तो जनवरी फरवरी में जो क्लॉथ वगैरह कपड़े आपके बिके हैं सुपर स्टोर के ऊपर अलग चीज़ें बिकती हैं, और अगस्त के अंदर अलग चीज़ें यहीं सेल होती है, हॉट वेदर एंड यानी आपका नॉर्मल जो भी वेदर होगा। जून जुलाई की मैं बात करूँ तो जो भी यानी आप चीज़ें परचेस करेंगे अलग, और यही दिसंबर नवंबर के अंदर वक्त अलग होगा, ये चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ चूजिंग अ मेजर ऑफ सक्सेस हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं कि हमारी मैं डिसाइड करूँगा एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी के ऊपर अभी हमने फोकस किया जी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताया था मेजर ऑफ सक्सेस, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे से नाम ले रहे हैं और फिर उसको खुद स्टडी करेंगे, मेजर्स ऑफ सक्सेस इन मशीन लर्निंग। बहुत सारी वेबसाइट आ रही होंगी, एक निकाल लेते हैं। देखिए अभी तक आपने जो देखी एक्यूरेसी देखी, लॉस देखा है, कन्फ्यूजन आपको याद होगी, ठीक है। ये आपके पास AUC होता है, एरिया अंडर द कर्व, F1 स्कोर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर है। तो ये क्या है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी याद है आपको, फार्मूला सिंपल क्या होता है, ये कितने सही और गलत उसने प्रेडिक्शन करी, टोटल प्रेडिक्शन में से टोटल यानी जो प्रेडिक्शन उसने सही प्रेडिक्शन ऑफ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव किया है वो, और टोटल हमारे पास कितनी प्रेडिक्शन सही या गलत थी, एक्यूरेसी निकल जाती है। ऐसे ही या नहीं, एक्यूरेसी का तो फार्मूला आता है ना, बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा
ये इवैल्यूएशन का पार्ट ही होगी ना सर? बिल्कुल, ये इवैल्यूएशन का पार्ट है कि मैट्रिक्स मुझे किसके ऊपर फोकस करना है। मुझे एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, मुझे प्रिसिशन अच्छी चाहिए, मुझे रिकॉल अच्छी चाहिए, मुझे F1 स्कोर अच्छा चाहिए, क्या अच्छा चाहिए। तो आपने ये चीज़ देखी। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। लॉस तो आपको पता है, ये लॉस का फार्मूला बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कन्फ्यूजन मैट्रिक थी कि आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक क्या है, ये एक्चुअल है और ये प्रेडिक्ट है। उसने नो को नो कहा, उसने नो को यस कहा, ये गलत काम किया उसने, ठीक है। इसमें याद है ट्रू पॉजिटिव, ये था आपके पास नो, यानी इसका मतलब है ये फॉल्स, और ये क्या है आपका, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये आपके पास ट्रू है और ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, इसने सबसे पहले फॉल्स को फॉल्स कहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा ही। पॉजिटिव जी, इसने फॉल्स को ट्रू कहा है, तो इसका मतलब क्या, फॉल्स ट्रू, Positive. नेगेटिव। फॉल्स अच्छा, नेगेटिव, इसने फॉल्स को, इसने देखें एक्चुअल में क्या था, ट्रू था, और लेकिन इसने फॉल्स किया, तो इसने क्या किया, ट्रू, लेकिन इसको क्या बोला, नेगेटिव, ऐसे ही, ठीक है। इसने क्या कहा है, नेगेटिव कहा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं था, तो ट्रू नेगेटिव नहीं, ट्रू नेगेटिव होगा, फॉल्स नेगेटिव होगा, मुझे False बताएं, negative होगा, false negative. ठीक है, जब भी आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, और नहीं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव होता है ना। तो ये क्या है, इसने इसको नेगेटिव कहा है, तो ये होगा ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, तो ये, ठीक है। और ये क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा वाला positive है. कौन सा वाला, इसको क्या होना चाहिए, ये एक्चुअल, ये एक्चुअल ट्रू, ठीक है, ये एक्चुअल है ट्रू, नहीं मशीन ने इसको कहा है फॉल्स, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, तो ये क्या होगा, एफ, False negative होगा सर ये. फॉल्स नेगेटिव, Screen वाला false positive होगा. नहीं क्या होगा यार, इसको अरे सर है, देख लेंगे. ये याद है ना, मैं खुद उसमें हो रहा हूँ। देखें, जो मशीन प्रेडिक्ट करती है ना, मशीन प्रेडिक्शन हम पहले लिखते हैं, जो हमने तरीका सीखा है ना, क्या फर्क है, मशीन ने प्रेडिक्ट किया इसको, क्या, मशीन ने इसको कहा नेगेटिव, ऐसा ही, लेकिन ये क्या थी, ये थी नेगेटिव, तो इसको हमने कह दिया ट्रू, इसने सही कहा है। फिर मशीन ने इसको कहा है ट्रू, लेकिन ये रियल में क्या थी, फॉल्स, तो इसका मतलब है इसको, इसने जो प्रेडिक्ट किया, हमने कहा मशीन ने जो प्रेडिक्ट किया वो गलत प्रेडिक्ट किया, फॉल्स, False positive. फॉल्स पॉजिटिव का है ना, इसको मशीन ने इसको क्या कहा, पॉजिटिव, ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसने प्रेडिक्ट किया है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसने, मशीन ने इसको प्रेडिक्ट किया है क्या,